देखो विजुअल एंगल, दर्शन कोण। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, देखो सुनो, हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जी एक मिनट एक बार अंदर कर ले। हाँ ठीक है चलो। तो अब जो हम लोग हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, ओके। हाँ 5 मिनट का। देखो रे ऑप्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन बनता है 5 मिनट का। तो एक 5 मिनट वाला क्वेश्चन तो बन जाता है भाई लेंस मेकर फॉर्मूला, एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। नहीं बनता है 3-4 क्वेश्चन, उसमें कोई एक आएगा, ओके। तो एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला, एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, एक प्रिज्म वाला फॉर्मूला, ओके 5 मिनट में। और एक तुमको इधर अभी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो इसमें से 5 मिनट का आता है, वो लेंस का कॉम्बिनेशन जो पढ़े थे फॉर्मूला वो। तो 4-5 क्वेश्चन जो लॉन्ग टर्म का बनता है उसमें से कभी कभी एक कभी दो ऐसे दे देता है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की बात करें, बी ऑप्टिक्स से अलग क्वेश्चन, ओके चलो। तो उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए कंसेप्ट इस्तेमाल होगा विजुअल एंगल का, ठीक है। ये विजुअल एंगल है क्या, हिंदी में इसको दर्शन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तुम बताओ, अगर तुम दूर की चीजों को देख रहे हो, जैसे स्टार, स्टार बहुत दूर है हमसे, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं तो उसको हम लोग को कैसा दिख रहा है? बस पॉइंट साइज दिख रहा है, इतू सा बिंदु साइज, पॉइंट साइज। क्यों? लेकिन स्टार तो उतना छोटा है नहीं, एक्चुअल में बहुत बड़ा बड़ा साइज का है। कहते कि हाँ दूर, डिस्टेंस। क्यों है? क्यों? वो सारी चीजें जो, जैसे देखो तुम हमको अभी देख पा रहे हो तो बड़ा देख पा रहे हो, ठीक है। तुम हम ही को दूर, तुम दूर चले जाओगे तो फिर हमको तुमको छोटा दिखाई देगा। हम रहेंगे इतने बड़े, मेरा एक्चुअल साइज में रहेगा बट तुमको दिखाई देगा छोटा। और दूर चले जाओगे तुम और छोटा दिखाई दोगे, हम भी तुमको छोटा दिखेंगे। ये सब डिपेंड करता है कि आपके आंख पर जो एंगल बन रहा है उससे डिसाइड होता है, ओके। तो हाँ एपरेंट साइज क्या चीज, माने कि आपको साइज कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं एपरेंट साइज। वो डिपेंड करता है आंख पर बने एंगल पर। आंख पर जो एंगल बनता है उसी बोलते हैं विजुअल एंगल, दर्शन कोण, समझे। तो आंख पर बने एंगल, चूंकि स्टार बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर की चीजों का एंगल आंख पर बहुत छोटा बनता है, इसलिए हमको बहुत छोटा दिखाई देगा। एपरेंट साइज विजुअल एंगल डिपेंड करता है। तो एंगल बड़ा बनेगा तो साइज बड़ा होगा, और अगर एंगल छोटा बनेगा तो साइज छोटा होगा। एग्जांपल देता हूं मैं, तो सुनो सुनो सुनो। जैसे यहाँ देखो ना, दिखाता हूं मैं तुमको, देखो इधर देखो। जैसे मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक है, ये आंख है, ठीक है गाइस। ये बड़ा एंगल बनाएगा, है ना। यही ऑब्जेक्ट अगर तुम थोड़ा सा दूर ले जाओगे, दूर ले जाओगे इसको, दूर ले जाओगे, दूर ले जाओगे, इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, बट ये आंख दूर बनने से इसका आंख पर एंगल का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दो छोटा एंगल हो गया। यही ऑब्जेक्ट और दूर हो जाएगा तो, और दूर हो जाएगा तो, ठीक है, तो ये और ओके और छोटा हो जाएगा, लो और छोटा एंगल हो जाएगा, है ना, हो गया ना छोटा एंगल। कहने का ये मतलब हुआ कि यही ऑब्जेक्ट का साइज जो एक्चुअल साइज है वही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एंगल आंख पर बना जो है वो बोलो छोटा होते जा रहा है, तो उसको दिखेगा छोटा, ओके। हम लोग तो देखेंगे तो आंख से नहीं देखेंगे, तो वस्तु बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा, ओके। एक्चुअल में कितना साइज का उससे मतलब हमको नहीं है, हमको बड़ा दिखेगा छोटा दिखेगा वो डिपेंड करता है आंख पर बने विजुअल एंगल पर। हाँ तो अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो साइज अपरेंट साइज बड़ा होगा, विजुअल एंगल छोटा है तो अपरेंट साइज छोटा होगा। नजदीक होगा तो विजुअल एंगल बड़ा होगा, ऑब्वियसली है, तो अपरेंट साइज बड़ा होगा। दूर होगा तो विजुअल एंगल बड़ा छोटा बनेगा, छोटा बनेगा तो विजुअल अपरेंट साइज छोटा होगा। सो लाजमी है कि ये बात डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर, ठीक है, कि आपको कोई ऑब्जेक्ट का साइज अपरेंट साइज बड़ा है कि छोटा है। तो ये विजुअल एंगल क्या है? द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बने हुए एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देखेगा जिसको बोलेंगे अपरेंट साइज। कौन साइज? हाँ अपरेंट साइज। अब बताओ मेरे पास देखो तो ये एक 5 सेंटीमीटर का साइज का एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जो कि आंख से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, थीटा 1 एंगल पर है। एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर साइज का लेकिन वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो लाजमी है कि दूरी दोनों जगह साइज तो सेम ही ऑब्जेक्ट का, बट ये ज्यादा दूरी पर है, ये कम दूरी पे है। ज्यादा दूरी पे एंगल कम बनेगा और कम दूरी पे एंगल बड़ा बनेगा, तो ऑब्वियसली है कि ये साइज में अपरेंट साइज का बड़ा होता है। लिखा हुआ है tan थीटा 1 निकालना चाहते हो तो इसका 1/2 है, इसका tan थीटा 2 1/4। ऑब्वियसली छोटा है, ये बड़ा है, तो थीटा 2 छोटा एंगल है ऑब्वियसली है, और थीटा 1 बड़ा एंगल है, ओके। तो ये विजुअल एंगल का कहानी थोड़ा समझा दिया। अब एक चीज समझना क्या कि यहीं पर सब बेसिक है, माने कि तुम अगर माइक्रोस्कोप समझना चाहते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप सब उसी से बनेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल हम लोग पढ़ेंगे कि
ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंख पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, या उसको थीटा नॉट भी बोल देते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अल्फा, उसको थीटा नॉट भी लिखा जाता है। थीटा नॉट की थीटा जीरो, थीटा ओ मतलब थीटा मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया आंख पर एंगल उसको बोलेंगे थीटा ओ। और इमेज के द्वारा जो एंगल बनेगा, माने कि जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, तो उस पर इमेज का भी एंगल बनेगा आंख पर, तो ओके, तो वो जो बनाएगा तो उसको बोलेंगे बीटा, उसको थीटा आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुनो अच्छा सा, मैं एक बात बताता हूँ, तुम बताओ, यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे आंख के जितने करीब होगा, जितना करीब होगा विजुअल एंगल उतना बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा बनेगा वही हमको उतना बड़ा दिखेगा, ओके। तो बड़ा दिखना इंपॉर्टेंट है कि बड़ा भी दिखे और साफ साफ भी दिखे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साफ साफ दिखे, साफ साफ मतलब समझे, रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन का, यानी कि 3D में दिखे साफ साफ, बोलते ना कि अरे बहुत अच्छा क्वालिटी का वीडियो है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। जो अभी हम लोग पढ़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कोई डिवाइस कितना अच्छा है वो दो चीज पर डिपेंड करेगा, ओके। जैसे माइक्रोस्कोप की अगर बात हम लोग कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप में दो चीजें हैं, ओके। एक तो तुम्हारा है कि साइज का मैटर करता है, कि साइज कितना बड़ा करके दिखाता है, ओके। बंद करो उसको। हाँ देखो, तो जितना नजदीक होगा, दूरी जितनी कम होगी, साइज उतना बड़ा होगा। अब तुम बताओ, इस सब्जेक्ट को बड़ा से बड़ा दिखना है, तो कितना नजदीक ला सकते हैं इसको? 25 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट को 25 से कम पर लाओगे तो ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, इमेज रेटिना में बनेगा नहीं। तुमको जानते हो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, दैट मींस नियर पॉइंट वो 25 सेंटीमीटर है। तो अगर ऑब्जेक्ट को ला करके सब बड़ा से बड़ा दिखना है, ओके, और साफ साफ दिखना है, तो 25 सेंटीमीटर ला रखना पड़ेगा। जबकि तुम 25 से कम भी दूरी पे लाओगे तो बड़ा तो और हो जाएगा, विजुअल एंगल और बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा। हमारे लिए मकसद है कि बड़ा भी दिखे और साफ भी दिखे। तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना एंगल बनाए ताकि वो साफ साफ दिखे, दैट इज अल्फा। अल्फा एंगल को इस तरह डिफाइन किया गया है। तो अल्फा दो यहाँ मैं निकाला, देखो, अल्फा मैक्सिमम विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो आंख पर एंगल बना सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड अल्फा। समझ आया? हाँ, कोई बच्चा बोले सब कि तो कहां पर रखना पड़ेगा? डी पे रखना पड़ेगा। डी क्या है? वही 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, ओके, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो तुम बताओ, एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, इसको कम से कम दूरी पे करना रखना पड़ेगा, डी दूरी पे, ताकि हम साफ साफ देख सके, बड़ा से बड़ा साफ 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 देख सके। तो डी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो 10 अल्फा निकालो तो 10 अल्फा और एच बाई डी। ये एंगल बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा एंगल सब होता है, डिग्री में होता है, जैसे 1/2 डिग्री, 1/3 डिग्री, 1/4 डिग्री, बहुत छोटा छोटा एंगल, बहुत बड़ा बड़ा एंगल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 अल्फा को अल्फा लिख देंगे, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई डी। ये याद रखना है कि दिस इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ओके। दिस इज द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ओके। जहां पर वस्तु रखा हुआ जो होगा वो दिखाई देगा साफ साफ और बड़ा, ठीक है। जबकि इससे नजदीक भी ला सकते हैं, यहां तक भी ला सकते हैं, बट अगर कम दूरी पे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा, एंगल तो बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखेगा, बट साफ साफ नहीं दिखेगा। साफ साफ देखने के लिए डी पे रखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। और क्लियर है? तो अल्फा एंगल समझ आ गया, मैक्सिमम एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ओके। अब गौर सुनो, एक बीटा एंगल है, अल्फा को तुम चाहो तो थीटा ओ भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल। बीटा क्या है जानते हो? बीटा कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगा दिए, क्या लगा दिए? माइक्रो। इस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या जानते हो? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम यही है, हमारी आंख का एक लिमिट है, ओके। अब हमको बहुत छोटी छोटी वस्तु को देखना है, छोटी छोटी वस्तु को देखना है, छोटी छोटी या दूर की वस्तु को देखना है। तो अगर बड़ा विजुअल एंगल हम बना सकते हैं तो हमको तो बन जाता, लेकिन हम पता है कि बहुत दूर की वस्तु का विजुअल एंगल बहुत छोटा बनेगा, और बहुत छोटी छोटी वस्तु का एंगल बहुत छोटा वस्तु है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल है, ओके, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसका छोटा छोटा एंगल बनेगा आंख पर, बहुत छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो क्या करेगा कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो विजुअल एंगल को बढ़ाएगा, अब बढ़ा करके साफ साफ दिखाएगा। मतलब कि अगर ओवरऑल मकसद पूछो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मकसद क्या है, विजुअल एंगल को बढ़ाना, वस्तु छोटी छोटी वस्तु का बोलो मैग्नीफाई करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना।
साफ साफ दिखाना, दैट इज द पर्पस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ वेल कवर। तो बीटा जो है, अल्फा लेंगे मैक्सिमम विजुअल एंगल बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किए। ओके, दैट इज अल्फा बराबर h by d, h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, और बीटा जो है, बीटा एंगल जो होगा वो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब यूज करेंगे और उस वस्तु को देखेंगे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम देखेंगे उस वस्तु को, तो उस वस्तु का इमेज देखेंगे, वस्तु को तो नहीं देखेंगे, वस्तु का इमेज देखेंगे। तो उस वस्तु ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के बाद उस वस्तु के द्वारा जो इमेज बनेगा आंख पर, ओके, उस एंगल को बोलेंगे बीटा। ये तो लाजमी कि इससे बड़ा हो ही जाएगा ये। ओके ओके, समझ आ रहा है उसको मैंने क्या बोल रहा हूँ। जबकि ये डी जो है दूरी है, मैंने कि ये क्या करेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और कम दूरी पे रखा हुआ वस्तु का, और कम दूरी पे रखा हुआ वस्तु का भी इमेज दिखा देगा साफ साफ, अब बड़ा विजुअल एंगल बना देगा। तो यू जो है, यू डी से भी कम दूरी है, डी से भी कम दूरी है। ओके बता दिया। तो इसमें फॉर्मूला जैसे h/d पर है, उसमें h by u पढ़ लोगे, h by u जो कि d से भी कम दूरी पर है। अरे हम चाहते हैं, हम लोग इंसान तो लोभी किस्म का है, लालची किस्म का है, बड़ा देख रहे थे तो उसमें मन नहीं भरा, और बड़ा देखेंगे। तो अगर आंख का एक कैपेसिटी के 25 से कम रखते हैं तो साफ ही नहीं दिखता है, बड़ा तो दिखता है, लेकिन तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, थोड़ा नजदीक मिला देगा और वस्तु का इमेज नजदीक करके बना देगा और साफ साफ दिखाएगा। खास बात है। तो वो डी से भी कम दूरी को दिखा देगा, गजब बड़ा बड़ा करके, ये खास बात है भैया। तो बीटा जो है विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लिख दिया ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते। 100 बात की एक बात अल्फा के बारे में याद रखो कि अल्फा मैक्सिमम विजुअल एंगल है ऑब्जेक्ट का, आंख के ऊपर बना हुआ है बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। और बीटा वो विजुअल एंगल है जब हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे बोलो, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया आंख पर एंगल अल्फा और इमेज के द्वारा बनाया गया आंख पर एंगल बीटा, बस इतना याद रखो। इसको थीटा नॉट भी बोला जाता है, इसको थीटा ओ भी बोलते हैं, से थीटा ओ क्या चीज बोलो, थीटा ओ, थीटा ओ का मतलब, थीटा ओ मतलब एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। इसको 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 भी बोलते हैं, क्या बोलते बोलो, थीटा आई, थीटा आई, हाँ, एंगल मेड बाय इमेज एट द आई, या एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, ठीक है, आंख पर बनाया गया। क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला याद है, अल्फा बराबर h by t, और इसका फॉर्मूला h by u। क्लियर हो गया। अब तुम बताओ, ये h by d बड़ा है कि h by u बड़ा है? h by d बड़ा है। s तो कांस्टेंट दूर में नहीं, कौन बड़ा है? d बड़ा है। d बड़ा है कि u बड़ा है? u बड़ा है। d बड़ा है कि u बड़ा है, बोलो बताओ। नहीं, d और u में तो आपका d बड़ा u है। छोटा है लेकिन और नजदीक लिया हो तो बट्टा में तो वो बड़ा ना हो जाएगा, ऑब्वियसली है। तो ये बड़ा हो जाएगा बट्टा। और हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ही कर रहे हैं विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए, तो गारंटी है ये बड़ा। ओके, ये छोटा है, d बड़ा है, u छोटा है, बट ओवरऑल वैल्यू जो है वो बड़ा हो गया। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मकसद ही है विजुअल एंगल को बढ़ाना, ताकि साइज बड़ा दिखे, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तुमको काम आएगा। अल्फा हो गया जिसको थीटा ओ बोला गया है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। थीटा आई हो गया, यानी कि जिसको बीटा बोला है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। इस यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, यहाँ बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैक्सिमम बना सकते थे। क्लियर हो गया। ये फिक्स है, h by d और h by u, याद रखना u, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दो वजहों से यूज की जाती है, माने कि वो अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा जब उसका मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगा, माने वो छोटी छोटी चीज को बड़ा से बड़ा करके दिखाए। पहला रीजन ये बड़ा से बड़ा करके भी दिखाना भी है और साफ साफ करके भी दिखाना है, हाई क्वालिटी में। हाई क्वालिटी को बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन। कहते हैं कोई कैमरा अच्छी क्वालिटी का बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है, 18 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है। तो मतलब जितना मेगापिक्सल में हाई होता है उसकी क्वालिटी उतनी, जैसे बोलते हैं ना कि एचडी क्वालिटी में देखो, अरे वो 4K क्वालिटी में देखो, 8K क्वालिटी में देखो, वीडियो होता है क्या होता है, वो हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन एकदम हाई क्वालिटी, समझ रहे हो। तो जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे माइक्रोस्कोप में सिंपल हो, चाहे कंपाउंड हो या टेलीस्कोप, उसको उसके लिए दो बातें होती है कि एक तो मैग्नीफाइंग पावर अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का अगर हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मतलब कि वो वस्तु, छोटी वस्तु का साइज बड़ा करके दिखाए, ठीक है। और दूसरा कि उसका रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए। रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? हाई होना। ये मकसद दो है, ओके, दो मकसद है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने का। अगर बेटर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए दो ऑप्शन, क्या, उसका मैग्नीफाइंग पावर हाई होनी चाहिए ताकि वो सब छोटी छोटी वस्तु का साइज बड़ा करके दिखाए, और हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन में साफ साफ दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन पावर समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एंगल को रिलेट कर रहे हैं।
अरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा काम मकसद क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने का? विजुअल एंगल बढ़ाना। विजुअल एंगल बढ़ेगा, आंख पर बना हुआ एंगल बढ़ेगा तो अपरेंट साइज बड़ा दिखेगा, साइज बड़ा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो पढ़ रहे हैं बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसी का नाम है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, एक हम लोग पढ़ के आए जो अभी तक मिरर के अंदर, लेंस के अंदर जो पढ़ के आए हैं, वो पढ़ के आए हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो HI/HO था, याद है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। और अभी जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये हम लोग पढ़ने का चीज बताओ, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, याद रखना, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है कि लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन में अंतर बताओ, अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन, या इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग कभी कभी मैग्नीफाइंग पावर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है भाई, थीटा आई बाय थीटा ओ, एंगल subtended by the image at the eye and upon angle made by the object at the eye, उनका रेशियो को बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। MA लिखा हुआ, कैपिटल M भी लिख सकते हो चलेगा। ओके, समझे बात को? हम थीटा बाय थीटा भी लिख सकते हो, बीटा बाय अल्फा भी लिख सकते हो। मैंने बोला थीटा आई कोई बीटा लिखा गया, तो हम दोनों इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम एग्जाम में कोई एक ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? हम अभी ये इस्तेमाल करेंगे। द रेशियो, ये डेफिनेशन है, एग्जाम में अगर पूछे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है 2 नंबर में, ये बोले डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, तो यहाँ पर आराम से तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं श्योर कर रहा हूँ कि तुम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, और आएगा तो इसे आता ही है। 2 नंबर वाला 4-5 क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग टाइप का, कभी कभी 2 लॉन्ग टाइप का, कभी कभी 3 लॉन्ग टाइप का आ जाता है। समझो, तो एकदम भर भर के तुमको नंबर दिलाएगा ये चैप्टर, अगर सही से पढ़ ली तो इसमें से कहीं नहीं भागेगा तुम्हारा सवाल। ओके, सब टॉपिक पढ़ रहे हो। तो द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, इट इज द डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन तो बचपन से 10वां क्लास में कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला पढ़े हो बचपन से, HI/HO, या किताब में कुछ बुक में एनसीईआरटी में इसको H2/H1 भी दिया हुआ था, H2/H1 में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़े नहीं पढ़ते क्लास 10th में, क्लास 10th था ये। ओके, इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये सुनो ना, ये अपरेंट साइज से रिलेटेड है, इसमें अपरेंट साइज की बात करते हैं। बोलो ना कि विजुअल एंगल जो है तो वस्तु के साइज को बड़ा करके दिखाता है, तो अपरेंट दिख रहे हैं, एक्चुअल नहीं दिख रहे हैं, वो अपरेंट साइज करके दिखाता है। अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो अपरेंट साइज बड़ा होगा, और विजुअल एंगल छोटा है तो अपरेंट साइज छोटा है। जैसे कि तारे हमसे बहुत दूर है तो उसका विजुअल एंगल हमारे आंख में बहुत छोटा बनता है, मिनटों में सेकंडों में बनता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनता है। ठीक है, तो इसलिए एंगल हमको बहुत छोटा बनता है, इसलिए हमको छोटा दिखता है। ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ अपरेंट साइज, इट इज रिलेटेड विथ एक्चुअल साइज, ये एक्चुअल साइज से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज यूज इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप में इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल करते हैं, बट इसका मिरर में है, लेंसेज में है। ओके, कैमरा में कौन चीज होता है? लेंस होता है, तो हाँ लेंस होता है, तो लेंस में हम लोग का इस्तेमाल कर सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जनरली ये हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कभी नेगेटिव बात नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, हम सब पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब बात करते हैं। ओके, पॉजिटिव बात करेंगे तो बोलेंगे वो वर्चुअल इमेज है, और नेगेटिव आए तो बोलेंगे रियल इमेज है। ओके, और यहाँ पर जो है ऑलवेज पॉजिटिव की बात करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू लेते हैं, वैसे प्लस माइनस भी लगा देंगे, टेंशन नहीं है, बट इसके लिए हमसे अक्सर जो है पॉजिटिव लगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए ऐसे बोलते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं 100 टाइम्स, लिखा रहता है 100x, ऐसे लिखा रहता है, देखो ऐसे लिखा रहता है 100x, ऐसे लिखा रहता है। कभी सुनिए देखो कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो 400x लिखा हुआ है, ऐसे 400x माने 400 टाइम्स, ये x मतलब टाइम्स, 400 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, ये तुमको बायोलॉजी में दिखता है, बायोलॉजी में सेल का कोई स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनेली को दिखाया होता है, दिखाना होता है, तो इस तरह दिखाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। कभी लिखा रहेगा 500x, ऐसा लिखा है, यानी इसका मतलब हुआ 400 टाइम्स, ये हो गया 500 टाइम्स बड़ा, मैग्नीफाई बड़ा, ये मैग्नीफाइंग पावर ही है। ठीक है, क्या समझ आया दोनों में अंतर? तो ये दोनों में अंतर मैंने बता दिया एग्जाम में। हाँ अच्छा, यूनिटलेस ये भी है, यूनिटलेस ये भी है, डायमेंशनलेस ये भी है, डायमेंशनलेस ये भी है। ठीक है, बस इसमें खाली टाइम्स लिख देते हैं, एक्स नहीं है, एक्ट टाइम्स लिखा हुआ है, तरीका ये बोलने का। ठीक है, तो यह ना कि दोनों यूनिटलेस है, चाहे एंगुलर मैग्निफिकेशन हो चाहे लीनियर मैग्निफिकेशन, दोनों यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं होगा दोनों का। ठीक है, बट ये कि ये एंगल का रेशियो है और ये ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो है, ये वही बात, यहाँ भी इमेज बट्टा ऑब्जेक्ट, यहाँ भी इमेज बट्टा ऑब्जेक्ट, दोनों में से। समझ आ गया? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप पढ़ना। ठीक है, ओके, ये बात तो मैंने समझा ही दिया है ना।
एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, और एम लिख दिया मैंने यहाँ पे, खुद एम अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बीटा बाय अल्फा। अब चूंकि आप सुनो एक मिनट, एक बात बताओ, बीटा क्या है? बीटा क्या है? इमेज का एंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद। तो जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो एंगल तो बड़ा ही हो जाएगा। अरे बोलो ना, एंगल एंगल तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तब ना साइज हम। अरे ओवरऑल मकसद क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का? ताकि विजुअल एंगल बढ़ सके, विजुअल एंगल बढ़ेगा तो साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बीटा अल्फा से बड़ा होगा, और जब बीटा अल्फा से बड़ा होगा तो एम का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। तो एम का वैल्यू हाँ एक से बड़ा कितना गुना होगा? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एम की वैल्यू एक से थोड़ा ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, वो ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता है, उसका एक ही वो लेंस होता है उसके अंदर। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, तो वो ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर और बड़ा होता है, ठीक है। ये देखिए ये सारी बात है। अब सुनो, अगर तुम कोई चीज को नजदीक करके देख रहे हो तो आंख पे स्ट्रेस पड़ता है, बताए थे स्टार्टिंग में ही जब ह्यूमन आई पढ़ा रहे थे कि जब नजदीक करके देखते हो तो आंख पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मैंने तनाव ज्यादा आता है उसके अंदर, ठीक है, समझ बात को। फोकल लेंथ कम हो जाती है, जैसे वो दबाता है एकदम मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा होता है, फोकल लेंथ घट जाता है, पावर ज्यादा चाहिए। बोले थे कि नजदीक की चीज को देखने के लिए ह्यूमन आई को 44 डायोप्टर चाहिए पावर, इन्फिनिटी की चीज को देखने के लिए 40 डायोप्टर चाहिए, 4 डायोप्टर का पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, पता है ना। वैसा ही है, लेंस भी कोई लगाओगे नजदीक की चीज को देखने के लिए वहां पे ज्यादा पावर चाहिए, दूर की चीजों को देखने के लिए पावर कम चाहिए। आंख पे असर पड़ेगा नजदीक की चीज को देखने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए आंख रिलैक्स रहेगा, उसमें ज्यादा आंख पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लाजमी है कि नजदीक के लिए मैग्नीफाइंग पावर, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए मैग्नीफाइंग पावर बोलो ज्यादा होगा, ज्यादा लगेगा, माने मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात करोगे। और जब भी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे तो समझना ओ इन्फिनिटी की बात हो रही है, बहुत दूर वस्तु रखा गया है, वस्तु दूर है, उसका इमेज हमको नजदीक लाकर दिखाएगा, ये इसका काम है, तो लिखा हुआ है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर अगर है तो उसको ये तब होगा जब जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पर। याद रखना मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पर, आंख बिना किसी स्ट्रेस के देख पाएगा, रिलैक्स होकर देख पाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर घुमाने वाला सिस्टम होता है, ऐसे देखते हो घुमा घुमा के सेट करता रहता है, तो वही है। अगर आंख पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है समझा ओ नॉर्मल एडजस्टमेंट किया जा रहा है, दिखाई देगा उसमें भी, लेकिन उसमें इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन साफ दिखेगा, एकदम अच्छा से दिखेगा। मैग्नीफाइंग पावर ने थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन आंख पे ज्यादा असर नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यही बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट, फार पॉइंट यानी बहुत दूर, याद रहेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। और एक होता है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ये जब ऑब्जेक्ट का इमेज जो है बने कहां पर, डी पर, नियर पॉइंट पे, डी पे, ठीक है, डी पे बने, क्या डी पे मैक्सिमम बना सकते हैं ना, तो डी पे बने तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, या बोलते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, बस इतना ही, ठीक है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज एट डी, आई इज मोस्ट स्ट्रेस्ड, यहाँ आई इज रिलैक्स्ड, पहला वाला किस में, क्या समझ में आ गया, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, समझ आ गया, क्योंकि ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, अपना टॉपिक है भाई, ये लिख दिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या, कोई एग्जाम में पूछेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इंक्रीजेस द विजुअल एंगल ऑन द आई इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल बता दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम ही है विजुअल एंगल को इंक्रीज करना, ठीक है, ताकि हम साइज को बड़ा करके देख सके, क्योंकि आंख के पास एक लिमिट है कि 25 से कम नहीं कर सकते हैं, बट ये करके दिखा देगा, ये कुछ नहीं करता, ऑब्जेक्ट जहां वह रहता है बस ऑब्जेक्ट के इमेज को थोड़ा नजदीक कर देता है, खास बात यही है, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन पढ़ना है बताओ, ना बताओ ना बताओ ना बताओ, क्या क्या पढ़ना है इसमें, पहला नंबर सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके माइक्रोस्कोप ही है ये, ठीक है। उसके बाद बोलो नंबर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बायो लैब में होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन बता देता हूँ, तीसरा टेलीस्कोप भी हम लोग क्या टाइप का पढ़ेंगे, हाँ आगे पढ़ेंगे, रुको ना डोंट वरी, ओके। तो सुनो ना, पहले अभी तो हम लोग देखो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, अगर तमीज से समझोगे तो ये इसी लेक्चर में खत्म करेंगे दोनों को, एकदम आसान है, एकदम आसान है,
बस तमीज से थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, आसान है, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप तुमको समझ आ गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने में दिक्कत नहीं है, लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। और टेलीस्कोप भी क्या टाइप का है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसमें गैलीलियन टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो इतना टेलीस्कोप में हम लोग को सिर्फ अपने सिलेबस में हम लोग को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है। अगर तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया तो हमको टेलीस्कोप भी आ जाएगा, दो सेम ही है। आइए, ज्यादातर चांस है एग्जाम में आने का लॉन्ग टर्म का ये। असली में टेलीस्कोप में हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो दूर की चीजों को, ऊपर की चीजों को, आकाश की चीजों को देखने में, आसमान की चीजों को देखने में हेल्प मिला जाता है। एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जो जमीन की चीजों को दूर दूर तक देखने में इस्तेमाल लाई जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहला माइक्रोस्कोप देखो, माइक्रोस्कोप है क्या, अगर एग्जाम में पूछे तो सिंपल बोलोगे एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके, जो विजुअल एंगल को इंक्रीज करता है और वस्तु बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करता है, लेकिन इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, माने सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। माइक्रोस्कोप जस्ट अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, माने एक कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर होता है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस। एक हैंडल होता है जो देखते हो डॉक्टर लोग के पास होता है, ऐसे करके रखा रहता है, और कभी दांत तो देखा, जान तो देखा, ऐसे करके दिखता रहता है, और लेंस लगा होता है, बस एक लेंस है वो। कभी कभी कोई लोग जो बूढ़े से होते हैं, उनको पेपर पढ़ने में, किताब पढ़ने में दिक्कत होता है, तो उस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। बैक्टीरिया को देखने के लिए लोग थोड़ा बड़ा डॉक्टर सब दिखता है, ऐसे देख लेता है, ठीक है, तो रखा होता है। हाई अच्छा क्वालिटी का भी आता है, उसमें क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है, ओके। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट विच मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू द आई, आई के नजदीक रखी हुई वस्तु को क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है, माने बड़ा कर देता है, इनलार्ज कर देता है। मैग्नीफाई मतलब इनलार्ज करना, ओके। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आ जाओ, दो तरह का माइक्रोस्कोप, आ जाओ, यह है तुम्हारा, यहाँ देख लो, देखो बड़ा बड़ा कर दिख रहा है, ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या चीज 5 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, उसका प्रिंसिपल बताओ, उसका कंस्ट्रक्शन बताओ, उसका वर्किंग बताओ, सबका ये सबका डेफिनेशन लिखेंगे, उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत वही है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, सबका सिद्धांत यही है, ओके। विजुअल एंगल को इंक्रीज करना यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन एंगुलर मैग्नीफिकेशन यानी कि रिफ्रैक्शन, ओके। चलो कोई बात नहीं है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ओके। ये अब इसमें तो एक डंडा है, ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये देखो बड़ा करके दिखाएगा, है ना, अभी छोटा वस्तु दे रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद ये बड़ा दिखाएगा, इस तरीका। ये सबको लिखने की तुमको जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना दिया, हम तो इसको जरूरत नहीं है, नोट्स को हटाओ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, हटाओ, ठीक है, मैं अपना यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, एक काम करता हूँ, उसको रहने देता है, उसको लिखना नहीं है वैसा, ठीक है। तो लिखा अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज रियली अ कॉन्वेक्स लेंस माउंटेड इन अ फ्रेम विद अ हैंडल, एक हैंडल के साथ फ्रेम में लगा होता है, ठीक है। चलो यहां से तुमको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में यहां से लिखना है सिंपल माइक्रोस्कोप। वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या शॉर्ट में आता है, बाकी लॉन्ग टर्म में कंपाउंड का आता है, लेकिन ये सिंपल माइक्रोस्कोप समझ जाओ तो तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट वहां यूज है पूरा कंप्लीट, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। चले, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहली बात तो जो भी तुमको पूछेगा सब में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम ही है विजुअल एंगल को इंक्रीज करना, विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द नियर ऑब्जेक्ट प्लेस टू द आर आई, मैंने हमारे आंख के नजदीक रखा हुआ वस्तु का इमेज को क्या करता है, वस्तु को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। इट इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ। सर शॉर्टर फोकल लेंथ क्यों, बताते हैं। ये शॉर्टर फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, समझिए। तो बड़े पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है, तो जितना फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होता है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होता है, वस्तु के साइज को बड़ा करके दिखाएगा। इसलिए याद ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कहानी वही है कि जो भी लेंस इस्तेमाल करें उसका फोकल लेंथ को कम रखेंगे ताकि पावर का हो हमको ज्यादा मिले, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिले, साइज को बड़ा करके दिखाए, ठीक है, ये रीजन है, ओके। यूजेस, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, यूज आगे भी यूज लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज यूज्ड इन टू मैग्नीफाई द टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे छोटे वस्तु होंगे, ओके, प्लेस्ड नियर टू आवर आई, ओके, जैसे कि लेटर है, जैसे कि कोई घड़ी ठीक करने वाला जो होता है, घड़ी ठीक करने वाला वॉच मेकर्स, वो भी रख रहा था, ये ऐसे दिखता रहता है सामान को, छोटा छोटा उसमें पार्ट बना होता है, पार्ट पुर्जा, तो उस पार्ट पुर्जे को देखने के लिए वो इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये आगे हम यूज करके लिख दिया, ये ना लिखो चलेगा, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो यूज का अच्छा रहने दो, हम हो गया। तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कॉन्वेक्स लेंस जब हम लोग पढ़ते, लेंस पढ़ते हैं, तो लेंस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज डिफरेंट डिफरेंट जगह बना था। एक केस में जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे थे ऑब्जेक्ट को, तो सीधा इमेज बना था उसी साइड में, याद है।
सीधा इमेज बना था, वर्चुअल सीधा बड़ा, वर्चुअल सीधा बड़ा, इरेक्ट वर्चुअल बड़ा, वर्चुअल सीधा दिखाई देगा, हाँ इनलार्ज बड़ा, मैग्नीफाइड इमेज, इनलार्ज बोलो या मैग्नीफाइड बोलो, आवर्धित प्रतिबिंब या बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, लेकिन सीधा बना था जब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा गया था, है ना, वही केस इसे उसी सिद्धांत पे काम करता है, ओके, कि जब हम लोग लेंस को लेकर कैसे पकड़ते हैं ना, लेंस को ऐसे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अब आप नजदीक करके रखेंगे, ऐसे करके नजदीक तो देखो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, हाथ दिख रहा है बड़ा बड़ा, हाथ की लकीर देख रहे हो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तुम देखो यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, देख रहे हो, अब देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दूर से देखोगे तो तुम उल्टा दिखाई देगा, दिखाएगा उल्टा दिखेगा तुमको, लेकिन नजदीक से देखोगे तो सीधा दिखेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को आप पी और एफ के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, उस ऑब्जेक्ट के साइज ही बनता है, साइड ही बनता है, साइड उधर ही है, बट बड़े साइज का बनता है, और वर्चुअल बनता है, सीधे बात, हाँ इरेक्ट सीधा, ओके, ये सिद्धांत यही है, लिख दोगे सिद्धांत है, when object is placed between the optical center and focus of the convex lens, then its magnified virtual and erect image formed at the same side of the object। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका, हाँ वर्चुअल सीधा वर्चुअल सीधा, ओके, वर्चुअल समझे, लेंस के सामने जो बनेगा उसको बोलो वर्चुअल, ठीक है, लेंस के सामने देखो तो वस्तु आंख से इधर ना देख रहे हो, तो इधर से ना देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, रियल नहीं, गलत बात, रियल इन्वर्टेड उल्टा, जब लेंस के उधर बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज उधर बने तो रियल हो जाएगा, ठीक है, और अगर लेंस के इधर ऑब्जेक्ट इधर है उधर ही इमेज बन रहा है, समझ जाओ कि वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल सीधा दिखाई देगा, ठीक है, वैसे वर्चुअल उल्टा भी हो सकता है, वो आगे बात करेंगे अभी, ठीक है, बट वर्चुअल मतलब लेंस के सामने, ठीक है, चलो, तो जब भी वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब लेंस के उसी साइड जिधर वस्तु है बनता है, सीधा बनता है, इसलिए, ओके, पहले ये हो गया प्रिंसिपल सिद्धांत, ओके, और अब एक्सप्रेशन, इसमें फॉर्मूला सब ड्राइव करें, मैग्नीफाइंग, जब सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका मकसद क्या है, मैग्नीफाई करना ऑब्जेक्ट को, कितना मैग्नीफिकेशन पावर मिलेगा, तो हमको लेंस के लिए क्या चीज पता रहेगा, तो बता दो, फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ पता रहेगा ना, तो करते हैं, चलो आ जाओ, हमने ये इस्तेमाल कर लिया, ये पता है तुमको कि बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हम लोग मैक्सिमम बना सकते हैं अल्फा h/d, है मैक्सिमम h/d, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिए तो h/u, अब u निकाल लेंगे, u कैसे निकालेंगे देखते हैं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, आजा लिखा हुआ अल्फा मैक्सिमम एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई विदाउट यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्फा इक्वल टू h/d, इसको थीटा ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ जाइए, अरे अब दो डायग्राम में तुम देखोगे तो यहाँ उन्हें बीटा लिख दिया, ये बीटा क्या है जानते हो, लेंस के लिए, जो गौर से देखो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये, ऑब्जेक्ट तो ये, ऑब्जेक्ट तो ये है, इस ऑब्जेक्ट सुन, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइए, बड़ा करके दिखाई देगा, आंख को दिखाई देगा बड़ा वाला, ओके, तो ये तो एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बीटा एंगल ये वाला दिखाई दिया, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड एट द आई, सॉरी दिस इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई, ठीक है, माने जो एंगल है जो आंख में बन रहा है इमेज के द्वारा, ओके, इसे कौशल तो ऑब्जेक्ट का भी लग रहा है लेकिन लेंस के द्वारा न बना रहा है इसलिए, ठीक है, समझ आ गया, अब तुम बताओ ये दूरी कितना, ये दूरी, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ ना रखे हो, ये u हो गया, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या चीज, और यहाँ से क्या हो गया, ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है, अब तुम बताओ फोकल लेंथ तो पता ही रहेगा लेंस का, और सुन रहे हो, और तुमको इमेज डिस्टेंस देगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता रहेगा तो इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा, लेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, आ जाओ देखते हैं, बीटा एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई विद यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिख दिया, tan बीटा इक्वल टू h/u, पहले बता दिए थे, वो h/d और ये h/u, याद रखना, h/d tan अल्फा, h/u tan बीटा, अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, तो बीटा का फॉर्मूला हो गया h/u, ये h/d, h कैंसिल, dy हो गया, अगर तुमको यहाँ पर अब u निकालना है, इमेज डिस्टेंस दे देगा, फोकल लेंथ तो पता ही रहेगा लेंस का, तो आराम से तुम u निकाल सकते हो लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने में आ जाएगा, dy आया, dy मैग्नीफाइंग पावर देख लो, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ एग्जाम में कि सिंपल माइक्रोस्कोप का, ओके, अब इसमें दो केस करेंगे, कितना केस करेंगे जल्दी बताओ, दो केस करेंगे, कौन केस, मिनिमम मैग्नीफिकेशन और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब, जब इमेज इन्फिनिटी पे बने, इन्फिनिटी पे कब बनेगा, तो तुम बताओ, इस केस में इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जल्दी बताओ, इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को तुम फोकस पे रख दोगे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, तो उसका टाइम पे मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा, बस समझे, तो पता है कि अब u जो है f के बराबर हो जाएगा, u f के रख दो यहाँ पे, u f के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर u की जगह f रख दोगे तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट विदाउट एनी
स्ट्रेस के हम वस्तु को देख पाएंगे तो कितना मैग्निफिकेशन होगा, डी बाई एफ, यू एफ के बराबर हो जाएगा। समझा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुमको बोलेगा कि व्हाट is the magnifying power for the simple microscope at normal adjustment या when image formed at infinity, तो d by f सीधे एग्जाम में पूछा हुआ है। अब मैक्सिमम में तो इससे ज्यादा होगा, मैक्सिमम में तो नजदीक की वस्तु को देखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम बोले थे कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होता है जब इमेज नियर पॉइंट पे बनता है, इमेज नियर पॉइंट पे, तो वहां पर डी यू की जगह देखो, घर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 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 देखो, सुनो, नॉर्मल एडजस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट? जब इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे, बिना किसी रिलैक्स के हम लोग स्ट्रेस के देख पाएंगे, ओके, बिना किसी स्ट्रेस के देख पाएंगे, ठीक है। तो यू बराबर माइनस एफ हो जाएगा, है ना गाइस? भी इन्फिनिटी हो जाएगा तो छोड़ दो ना, भी इन्फिनिटी आए, भी यू एफ के एफ पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट एफ हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, डी बाई एफ, मैंने नेगेटिव लेना ही नहीं है, छोड़ो ना, तो डी बाई एफ, एम का वैल्यू डी बाई एफ हो गया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। चलो, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो नियर पॉइंट में क्या होगा, इमेज कहां बनेगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और नियर पॉइंट पे इमेज बनेगा डी पे, ओके, डी पे बनेगा तो v बराबर माइनस डी ले लो, u बराबर माइनस x ले लेंगे, x का मान निकालेंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला लगा, यहाँ से f निकालेंगे, क्या निकालेंगे तो सॉरी x निकालेंगे, x, ये x का वैल्यू निकालेंगे, f तो पता ही रहेगा, v पता है, x निकालेंगे, तो यहाँ से x निकाल लिया, 1/x का वैल्यू इतना आया, f प्लस डी बाई डी। यहाँ से तो एक चीज समझना, काम आएगा ये फॉर्मूला, आगे काम आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में काम आएगा। तो x को अकेला कर तो क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ से माइनस डी, माइनस 1/t को उठा कर रहेगा, प्लस 1/t हो गया, कैलकुलेशन देख लो, ओके। अब इसको एलसीएम लोग होता है f डी एलसीएम हो गया। अब इसको x को पलट दो तो क्या हो जाएगा, बताओ, d f और d प्लस f, वही पैरेलल की तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करते थे इसका रेजिस्टेंस का, वैसा ही, ठीक है। ये x निकल जाएगा। तुम सोचो, ये बहुत काम का चीज है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में बोलेगा कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में कितना मैग्नीफाइंग पावर होता है, इस तरह निकालना पड़ेगा, काम आएगा, ठीक है, ओके। तो x निकाल लिए, ओके। और कोई जरूरी कि ये दोनों केस दे, हो सकता है बोलेगा कि इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, मतलब सॉरी इमेज 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, बोल देगा, तो तुम इमेज ले लोगे यू, यार यू तुम वहां से निकालो, एफ तो दिया ही रहेगा कुछ में, अब भी दिया रहेगा, तो आराम से तुम फॉर्मूला लगा के एक्स निकाल लोगे, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लोगे, और फॉर्मूला तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पढ़ के आए डी बाई यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? कोई भी केस देगा तुम, डी बाई यू जनरल केस था, ये जो मैग्नीफाइंग पावर निकाले हम लोग, ये जनरल केस है, बस यू निकालना पड़ेगा तुमको। बस यू कैसे निकलेगा सर? इमेज डिस्टेंस दे देगा कि ओ ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा तो अच्छी बात है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। लेकिन अगर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं देगा, फोकल लेंथ देगा, अब बोले इमेज यहाँ बन रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर बोलता है, वहां पर से तुम लेंस फॉर्मूला लगा करके यू निकाल लोगे, आप पुट कर दो यहाँ पर करके, आंसर हो गया। बट अभी तो हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कर रहे हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, ये तो कंफर्म है कि डी पे बनेगा। सॉल्व करके यहाँ निकाल दिया 1/x का वैल्यू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ें, ये x u x के बराबर था, बोले थे u बराबर, मैंने कैंसिल कर दो, माइनस से क्योंकि लिया, लेंस के राइट साइड है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड है, तो d बाई x का वैल्यू बताओ करना, 1/x का मान f प्लस d बाई df, ये 1/x नहीं है, तुम इसको ऐसे देखो, d 1/x अलग कर लो, ऐसे कर सकते हैं, बताओ तो 1/x का मान उठा के रखो, एक d से एक d, f के इसके डिवाइड में डाल दो, f को इसके डिवाइड में डाल दो, दोनों डिवाइड में डाल सकते हैं, f कैंसिल, 1 प्लस d बाई f, इतना आंसर आ गया। देखो यार, ये देखो 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 देखो, मिनिमम मैग्नीफिकेशन कितना आया, डी बाई एफ, अब मैक्सिमम कितना आया, 1 प्लस डी बाई एफ, बस एक ज्यादा, एक का फर्क है। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, सिर्फ एक का अंतर है। अगर मान लो कि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 5 है तो ये 6 होगा, अगर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 100 है तो ये 101 होगा, बस इतना ही अंतर है, एक का अंतर, बस एक का अंतर है। एग्जाम में सीधी सीधी फॉर्मूला पूछा हुआ है, क्या बोलेगा कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी डी बाई एफ, ओके। हाँ, आप फोकस दे देगा, फोकल लेंथ दे देगा, फोकल लेंथ बोल दिया, फोकल लेंथ जो है, सुनो फोकल लेंथ दे देगा 5 सेंटीमीटर, कितना दे देगा, तो डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर कर दोगे, 5 में 5 5 आंसर आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 5 से 6 एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इजी, ऑब्जेक्टिव भी भर के आता है, ऐसे बता दे रहा है, ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा इमेज बनता है, इमेज बनता है एक ही कॉन्वेक्स लेंस उसके अंदर, ओके, और इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल डायरेक्ट बड़ा, ठीक है। चलो आ जाओ, हो गया, समझा गया, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, निकाल के दिखा दिया, एग्जाम में करना पड़ेगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, देखो कैसे, क्योंकि वहां 2 लेंस है, देखते रहना, दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे अच्छा से लिख दिया, यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन रीडिंग स्मॉल लेटर्स, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों बड़े अलग से, एग्जाम में अगर तुमको पूछेगा प्रिंसिपल सिद्धांत सब लिखो तो वहां तक लिख के छोड़ दो, यहाँ तक मैग्नीफाइंग पावर बोलेगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, कुछ भी बोले 5 मिनट का क्वेश्चन कर दोगे,
और यूज वाला 2 नंबर में अलग से बोलेगा कि व्हाट आर द यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, या एप्लीकेशन पूछेगा। इट इज यूज्ड इन रीडिंग स्मॉल लेटर्स, इट इज यूज्ड बाय वॉच मेकर्स, भाई घड़ी साजों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो घड़ी ठीक करने वाले लोग होते हैं। इट इज यूज्ड बाय ज्वेलर्स फॉर एग्जामिनिंग द जेम्स, जो पत्थर में जो रत्न लगे होते हैं, रत्न, ओके, तो लोग चेक करता है कि वो सही में असली रत्न है कि नहीं है, तो इस्तेमाल करता है। इट इज यूज्ड इन स्टाम्प एंड कॉइन इंस्पेक्शन, कॉइन को देखने में कि वो कॉइन किस कंट्री का है, किसका इस पे मोहर लगा हुआ है, इस जगह देखने के लिए, ठीक है। इसकी कमी क्या रह गई, लिमिटेशन क्या रह गई, प्रोड्यूस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिलेगा। मतलब तुम जो सोचोगे बहुत बड़ा करके देख रहे, मुमकिन नहीं है इससे, और वो भी मिनिमम मैक्सिमम के बीच में केवल एक ही का गैप है। इमेज इज नॉट वेरी शार्प, इमेज बहुत साफ नहीं बनेगा, बहुत साफ मतलब बहुत ही क्लियर, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का नहीं बनेगा। कैन नॉट ऑब्जॉर्व वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट, इससे तुम सोचोगे कि हम वायरस को देख ले, सेल के ऑर्गेनेली को देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया को देख ले, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि ये ज्यादा ये नहीं है। हाँ, लेटर को पढ़ने में, थोड़ा मोड़ा चीज को देखने में ठीक है, लैब वगैरह में यूज करने के लिए, छोटा मोटा रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये है लिमिटेशन रह गई, लेकिन इस लिमिटेशन को दूर किया जाएगा किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। उसमें 2 लेंस आएगा, एक लेंस जो होगा उसमें वो सिंपल जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े ना, एक लेंस उसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होगा, एक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। तो उसमें 2 लेंस है, एक लेंस ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट साइड रखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहीं से स्टार्ट हो रहा है, गौर से सुनो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब एक होता है जो ऑब्जेक्ट साइड रखा जाता है, एक होता है जो आंख की साइड रखा जाता है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड रखा जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, उसको हिंदी बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। हाँ, और जो सुनो इमेज की बात करेंगे, और जो लेंस आंख के पास होता है उसको बोलते हैं आईपीस लेंस, आई के पास रखा जाता है। अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट साइड में जो छोटा साइज का होता है इमेज, ये लेंस छोटा साइज होता है, ये छोटा साइज का होता है, ये छोटा साइज का होता है जो आंख ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, छोटा साइज का होता है। अब वो क्या करता है, इमेज को बड़ा कर देता है, बड़ा कर दिया, इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया, वो इमेज जो बना वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वो और बड़ा करेगा, मतलब 2 बार बड़ा होता है। 2 लेंस का यूज करने का मकसद सुने, एक लेंस ऑब्जेक्ट का इमेज बना के बड़ा कर दिया, अब फिर दूसरा जो लेंस आईपीस थोड़ा बड़ा है, वो बड़ा है, अपर्चर में बड़ा है साइज में, ठीक है, तो क्या करता है और बड़ा कर देता है, माने 2 बार मैग्नीफाई होता है वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसलिए उसका ज्यादा बोलो मैग्नीफिकेशन मिलता है, माने 2 बार। तो उसमें कुछ मैग्नीफाई करता है ये लेंस, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफाइंग पावर को एमओ बोल देंगे, एमओ, मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। और आईपीस लेंस भी मैग्नीफाई करेगा तो उसको बोलेंगे एमई, मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस लेंस। और दोनों का मिलाकर कैंसर मिलता है, तो नेट मैग्निफिकेशन मिलता है एमओ इंटू एमई, एमओ इंटू, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एम इज इक्वल टू एमओ इंटू एमई, मोमी का चीज मोमी, हाँ याद ना, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार ऑप्शन दे दिया कि नेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप बोले या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोले तो एमओ इंटू एमई, इंटू भी करोगे, ऑप्शन था एमओ प्लस एमई, एमओ माइनस एमई, एमओ बटा एमई, नो, एमओ इंटू एमई, मोमी, ठीक है, क्या चीज, मम्मी, हाँ याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। अब तो हम पढ़ाई दिए तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लो देखो ना, अब डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बायोलॉजी के लैब में दिखाई देगा, डायग्नोसिस लैब में दिखाई देगा, पैथोलॉजी लैब में दिखाई देगा, ठीक है, बहुत पॉपुलर है ये। इसमें 2 लेंस होते हैं, एक लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है, कोई स्लाइस में ले लेगा, 2 स्लाइस में सैंपल को स्लाइस के बीच में रख करके यहाँ पर रख करके ऑब्जर्व करेगा, लो देख रखो ऐसा, पानी का 2 शीशा पर रख लो, इसे कभी देखियो लैब में कि 2 ग्लास के पीस के बीच में, स्लाइसेस के बीच में पानी को या कोई बैक्टीरिया को पीस कर रख देते हैं, क्यों रख देते हैं सोचो, तो ऐसे भी रख सकते थे, क्योंकि हमको बहुत कम लेयर चाहिए पानी की, या बहुत कम, ताकि उसमें क्या कि तुम जानते हो 1 बूंद पानी में कितना बैक्टीरिया होगा, लाखों करोड़ों, हमको 1-2 को देखना है, अगर मान लो सिंपल सैंपल को देखना तो उसका पतला से पतला लेयर पॉसिबल करना है, तो वही ग्लास के बीच में पतला से पतला लेयर बनाया जाता है, ओके। और उसको यहाँ पर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के पास रखे थे, इस लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और आंख से देखें तो उसको बोलेंगे आईपीस लेंस। इसमें एक ट्यूब के एक पाइप होता है, पाइप के थ्रू जुड़ा होता है दोनों लेंस को एक्सियली जुड़ा होता है, बोलते हैं को एक्सियली जुड़ा हुआ है, को एक्सियली, इसको बोलते हैं ट्यूब, माइक्रोस्कोप का ट्यूब। इसमें एक लेंस जुड़ा हुआ को एक्सियली मतलब दोनों का एक्स सेम है, इसको बोलते हैं को एक्सियली, दोनों अटैच है, ओके। एडजस्ट करके हम लोग नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, फाइनल पॉइंट एडजस्टमेंट, यानी कि भाई फार पॉइंट एडजस्टमेंट करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और उसके हिसाब से बस को देखते हैं, समझा गया। तो चलो पढ़ाते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक बात भाई, आईपीस लेंस जो बताया, आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। तब मैंने बोला कि नेट मैग्निफिकेशन निकालना है मुझे, सुनो ना,
नेट मैग्निफिकेशन हम लोग को निकालना है। ओके, तो हम बोले मोमी, एमओ इंटू एमई, कुछ ऑब्जेक्टिव बड़ा करेगा, कुछ आईपीस बड़ा करेगा। तो ऑब्जेक्टिव का तो हमको पता ही हो गया, निकाल लेंगे अलग से ऑब्जेक्टिव का। और आईपीस लेंस जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का ऑलरेडी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर पढ़ के आए हैं, डी बाई एफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, और 1 प्लस डी बाई एफ फार पॉइंट एडजस्टमेंट, तो वहां पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। हमको अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म, टट्टा बाबा, बबैया 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 करती रहो, हो गया, आ जाओ, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इमेज इट मैग्निफाइज द इमेज इनटू टू टर्न, 2 बार करता है, क्या बार करता है? इट इज यूज्ड टू सी द नियर बाय टाइनी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, छोटे छोटे वस्तु को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, सेल ऑर्गेनेली को देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट मैग्निफिकेशन इज मोर देन द सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा नहीं था, बट इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का बोलो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा। क्यों 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 क्यों? 2 लेंस इस्तेमाल हो रहा है, सिद्धांत लिख दो, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है लाइट का, बट यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो इट इज बेस्ड ऑन द एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। हाँ, कंस्ट्रक्शन ये वाला हम कहेंगे नहीं लिखो, छोड़ दो, इस तरह तुमको याद नहीं होगा, ये हटा देता है, हटा दें, पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे ना तो मजा आ जाएगा। लो ये हम लिखे हो तुम्हारे लिए, लो ओके, चलो आ जाओ। कंस्ट्रक्शन, पहले डायग्राम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, डायग्राम, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम इसमें 3 केस में डायग्राम, 3 डायग्राम बनाना है, लेकिन एक ही डायग्राम को बना के काम करना है, ठीक है। कहीं मिनिमम वाला में मैक्सिमम वाला तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से बनता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में छोटा है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों नाम पड़ा इसका ऑब्जेक्टिव लेंस? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट साइड रखा जाता है, इसलिए इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, देख लो। और ये जो है ये आंख के पास रखा है, तो इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। ये साइज में बड़ा होता है, इसका एपर्चर बड़ा होता है, इसका एपर्चर एग्जाम में पूछा हुआ है। हम लोग टेलीस्कोप में उल्टा करेंगे, टेलीस्कोप में उल्टा रखा जाता है, क्यों समझाएंगे। टेलीस्कोप में इसको बड़ा रखा जाता है ऑब्जेक्टिव को, और आईपीस को छोटा रखा जाता है, क्योंकि टेलीस्कोप में दूर की चीजों को देखते हैं, दूर की चीजों को देखने के लिए ज्यादा लाइट उसे पास करना चाहिए, तो उसको उस पर आए तो बड़ा रखा जाता है ऑब्जेक्टिव को, उल्टा है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है और बोलो बड़ा, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुनो 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 सुनो, इधर सुनो, इधर इधर ऑब्जेक्ट को दो, तुमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इसके इसे दो, ये सुनो ध्यान देना, कमाल की बता रहा हूं, ये जो देख रहे हो, ये लेंस जो देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ जो है, फोकस जो है, इसको बोला एफओ। किसका फोकस है ये? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। एक लिखा हुआ एफई, आईपीस का फोकस है ये। अब तुमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसका बड़ा इमेज बनता है, बट उधर बन जाएगा, तो और उधर चले, हमको तो इसको इधर बीच में बनाना है। हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के पास है उसको इस तरह एडजस्ट करें कि इसका इमेज बनना चाहिए इस बीच में, दोनों लेंस के बीच में, ताकि ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे। इसको बोलोगे इंटरमीडिएट इमेज। और फिर ये इमेज इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसका फिर फाइनल इमेज ये बनाएगा, यहाँ बड़का, लो बड़का करके, कुछ बड़ा ये किया, कुछ बड़ा ये किया। लेकिन एक बात समझना, अगर इसका तुम इसके बीच में बनाना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकल लेंथ से पहले रखना पड़ेगा, बियॉन्ड रखना पड़ेगा, बियॉन्ड मतलब पहले, ताकि ये इस ऑब्जेक्ट का, सुनो एग्जाम में पूछा हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल होता है कि वर्चुअल होता है? तो बोलो रियल इन्वर्टेड, रियल उल्टा रियल बन दो। लेंस किधर बना तो रियल है, इन्वर्टेड है। अब बड़ा बना है, बड़ा तो बनना तो लाजमी है, बड़ा तो करना है, बड़ा बना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से बियॉन्ड रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ से बियॉन्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बियॉन्ड रखा, अब ये रियल इन्वर्टेड लार्ज इनलार्ज बन गया। अब ये जो अब ये पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था, बैक्टीरिया ऐसा था, तो दिखाई देगा ऐसा। अब बैक्टीरिया को उल्टा देखो, सीधा देखो, क्या फर्क पड़ता है? उसका अगवारा पिछवाड़ा पता नहीं चलता है, बात समझ रहे हो ना? उल्टा उल्टा देखो, तुम बैक्टीरिया को ऐसे देख रहे हो या ऐसे देख रहे हो या ऐसे देख रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, हर तरह से सेम होता समझ रहे हो बात को भैया? इन्वर्टर बना। अब ये जो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट इमेज, क्या बोलोगे इसको? इंटरमीडिएट इमेज कौन बनाया? ऑब्जेक्टिव लेंस। कैसा बनाया? रियल इन्वर्टेड बड़ा। अब ये इसके आईपीस लेंस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, ये फाइनल इमेज बनाएगा। ये आईपीस लेंस जो है तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप में बिहेव करेगा। अब तुम देखो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके जो इमेज है ना, ये इमेज इसको एडजस्ट करके इसके फोकल लेंथ के बीच में लाते हैं। किसके? आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के बीच में लाते हैं, ताकि तुम जानते हो कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो सीधा इमेज, बड़ा इमेज बनेगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस है, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया,
एडजस्ट किया जाता है। ओके, एडजस्ट करके ट्यूब लेंथ को सेट किया जाता है। ठीक है, ट्यूब लेंथ बोलते हैं, यहां से लेंथ को बोलते हैं ट्यूब लेंथ, दोनों लेंस के बीच की दूरी बोलते हैं ट्यूब लेंथ। एल लिखा गया, कहीं पे लिखा होगा एल, एल। ठीक है, ओके, समझ आया उसको? समझ आया? समझ आया? अब इसका इमेज देखो, ये फोकस के बीच में आ गया, और इसका इमेज तुमको पता है कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ता है तो उसका इमेज उसी साइड बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, बड़ा बनता है। तो ऑब्जेक्ट इधर ही है तो इमेज भी इधर ही बनेगा, लेकिन बड़ा बनाया दो, देखो दिखा, बड़ा बना। लेकिन फाइनल इमेज जो बना है, समझना बात को, फाइनल इमेज जो बना है, फाइनल इमेज बताओ बड़ा बना है कि छोटा बना है? बड़ा बना, बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। बड़ा तो बना है, बड़ा बनना तो मकसद ही था। अब बताओ फाइनल इमेज जो बना है वो वर्चुअल बना है कि रियल बना है? वर्चुअल की रियल, ये बताओ। वर्चुअल है, दो ना, ये यही ना बनाया इसका, वर्चुअल, वर्चुअल है। अरे लेंस के सामने बना ना वर्चुअल, इसकी दोनों फाइनल का मतलब दोनों लेंस के आगे ही तो बना है, तो वर्चुअल है। रियल है कि इन्वर्टेड है? सॉरी, रियल करें, वर्चुअल तो हो गया ना, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है। वर्चुअल इन्वर्टेड पहली बार देखने को तुम मिलेगा, जहां भी वर्चुअल होता था वहां सीधा होता था, बट यहाँ वर्चुअल बना है। वर्चुअल सर क्यों? क्योंकि ये सीधा करके बनाया इसका, दो इसका ऑब्जेक्टिव सीधा था, ऑब्जेक्टिव उल्टा था, ऑब्जेक्ट ही उल्टा हो गया तो इमेज भी उल्टा हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये उल्टा है, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये उल्टा है। ओके, बट वर्चुअल इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इसलिए बोलेंगे कि लेंस के सामने बन रहा है, इसलिए दोनों लेंस के सामने है। जबकि अक्सर रियल बोलते तो हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं, पर नहीं। तो अगर तुम बोले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज जो बनता है, फाइनल इमेज, तो बोलोगे वर्चुअल इन्वर्टेड। इन लार्ज तो बोलना ही है, बड़ा तो बनना लाजमी है, वर्चुअल इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कहानी है। अब सुनो 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 सुनो, यहां से यहां तक ये जो इमेज बना, ये इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज, ये इमेज किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है, इसको मैंने व्यू बोला, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, और यूओ बोला, इसको बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और यहां से यहां तक ये हो गया, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, इसको बोलोगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस। और यहां से यहां तक दूरी जो यहां से यहां तक हो गया भी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस। और ट्यूब लेंथ हो गया ई लेंस से लेंस की दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी जोड़ दो तो ट्यूब लेंथ हो जाएगा, तो वीओ प्लस यूई, तो वीओ प्लस यूई ट्यूब लेंथ, या माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ है। अब एक चीज बताता हूं, सुनोगे? जो यूई है ये काफी करीबे होता है, ये तो वीओ जो है काफी एल के करीबे हो जाता है, तो वीओ को एल के बराबर कर देता है, क्योंकि ये जो दूरी है ना, ये दूरी और थोड़ा सटा होता है, लेंस सटा होता है, तो ये जो वीओ है वो एल के काफी बराबर होता है, ऑलमोस्ट करीब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग वीओ को एल के बराबर ही मान लेते हैं, वीओ को, हाँ मतलब ये और नजदीक बन जाता है। हाँ वीओ, बिल्कुल। तो आगे की बात करते हैं, समझा क्या? थ्योरी पढ़ो। कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखोगे एग्जाम में, जैसे लिखा हो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, ट्यूब। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ होना जरूरी है ताकि पावर ज्यादा मिले। ओके, स्मॉलर एपर्चर, छोटे साइज का है, प्लेस्ड क्लोज टू द आई ऑब्जेक्ट, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट साइड, यानी ऑब्जेक्ट साइड की तरफ रखा जाता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तो ही है, और इसको प्लेस किया जाता है आई साइड। कौन साइड? आई साइड। मॉडरेट फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ मॉडरेट लेवल का होता है। हाँ, शॉर्ट फोकल लेंथ लेकिन मॉडरेट। ओके, माने थोड़ा सा इसके फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कम में होता है, रखा जाता है। ओके, लार्ज एपर्चर एक्ट्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ ठीक है, ट्यूब होल्ड द लेंसेज कोएक्सियली, दोनों लेंसेज को कोएक्सियली एक ही ट्यूब में फंसा के रखता है। फिक्स लेंथ, और उसको फिक्स कर देते हैं, लेंथ को फिक्स कर देते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंसेज। ओके, एडजस्ट करने के लिए। वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वर्किंग में लिखना, एग्जाम में वर्किंग भी आता है, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, भाई जो थ्योरी मुझसे बोला वही लिख दिया। An object is placed just beyond the focal length of the objective lens, just beyond माने फोकल लेंथ से पहले, तब ना बड़ा बनाएगा वो, रियल इन्वर्टेड। आईपीस के द्वारा, सॉरी ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड बड़ा। ठीक है, याद रखना बात को। ऑब्जेक्टिव लेंस, द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स an image that is real, inverted and पूरा एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना के लिख दिया। द माइक्रोस्कोप इज एडजस्टेड सो दैट इंटरमीडिएट इमेज जो बनाया गया ऑब्जेक्टिव के द्वारा, इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉल्स विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस। माने माइक्रोस्कोप को इस तरह एडजस्ट करना है कि जो इंटरमीडिएट इमेज बना है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वो आईपीस के फोकल लेंथ के विद इन पड़े, ताकि वो उसका सीधा इमेज, बड़ा इमेज बना सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ लो अच्छा से।
the microscope is adjusted so that intermediate image found by the objective lens falls within the focal length of the eyepiece lens. Okay, adjust किया जाता है. अब action of eyepiece lens हो गया. The eyepiece lens magnifies this intermediate image, उसको बड़ा कर देता है. Eyepiece lens acts like a simple microscope. Final image is virtual, highly enlarged and inverted with respect to original object. Virtual बनता है but inverted बनता है. अब इसका मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन, ये तो डायग्राम नहीं भी करोगे. मैग्नीफाइंग पावर का नहीं बनाओगे भाई. बीटा बाय अल्फा, 10 बीटा बाय 10 अल्फा. बीटा जानते हो एच डैश बाय यूई. यहाँ पर एच डैश लिख दिया, क्यों लिख दिया बताओ? एच डैश क्यों लिखा? यहाँ पर एच डैश इसलिए लिखा है, सुनो कि ये वाला जो है, ये जो एच, ये एच हाइट है, एक्चुअल हाइट है ऑब्जेक्ट का. और ये तो ये जो इमेज बनाना है इसका ऑब्जेक्टिव का, बट इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है इसलिए लिखा. ठीक है, चलो बीटा, बीटा को देख लो. यहाँ बीटा किसको लिखा है डायग्राम में देख लो. ये बीटा है और ये अल्फा. अल्फा तो हम लोग बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, पता है तुमको, बीटा बना दिया आंख से देखोगे. तो बीटा 10 बीटा एच डैश बाय यूई एच बाय डी. काटो, कुछ कटेगा नहीं कटेगा. एच बाय एच डैश बाय एच और डी बाय यू. एच बाय एच डैश बाय एच क्या होता है? ये मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अरे लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज. तुम बताओ, सुनो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये ना है. तो ये लीनियर, किसका लीनियर मैग्नीफिकेशन? ऑब्जेक्टिव लेंस का. ये प्लस माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ. तो डी बाई यू तो जानते हो. ओ सर, डी बाई यू ई, डी बाई यू था ना वहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप का. ये डी बाई यू ही आया. मैंने बोल दिया आईपीस लेंस बिहेव्स एज अ सिंपल. हाँ, तो डी बाई यू ही हो गया. एमओ इनटू एमई. ओ माय गॉड, मम्मी आ गए मम्मी. देखिए, देखो यार, आईपीस लेंस बिहेव्स एज अ सिंपल. भाई तो कई बार लिख दिया यार. ओके, अब नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, कुछ नहीं करना है. नॉर्मल एडजस्टमेंट एमओ एमओ. ओके, नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे. इंफिनिटी पे यू ई एफ ई के बराबर होगा. यस यस यस, रुकना रुकना. तो फार्मूला जानते हो, m बराबर माइनस v बाई यू होता है ना. तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए नॉर्मल ले लोगे मैग्नीफाइंग पावर, माइनस v बाई यू, vo बाई यू. vo हो गया तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस, और डी तो जानते हो डी बाई एफ होता है. डी बाई यू जो एफ के बराबर होता है. ये फार्मूला हो गया. माइनस ये इसके लिए आया माइनस. ओके, माइनस इसलिए कि फाइनली इमेज जो बना है वो इन्वर्टेड बना है. ओके, ठीक है. और यहाँ पे मैंने बोला कि vo को जो है, vo जो है, vo को हम l लिख सकते हैं. नहीं, वर्चुअल के लिए प्लस आता है. तो ये तो प्लस ही लेंगे. ये वाला तो तुम्हारा आ गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और ये आया तुम्हारा लीनियर मैग्नीफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया. ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज करेंगे और आईपीएस के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन यूज करेंगे. ठीक है, मीन तो बराबर है. ठीक है, बता रहा हूँ. फॉर्मूला माइनस का टेंशन मतलब वैल्यू प्लस में रखेंगे हम लोग सारा वैल्यू. ठीक है, टेंशन मतलब साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे सवाल में. एल हो गया. अभी हम मैंने बोला था vo को मैं एल लिख सकता हूँ. मैंने बोला था vo को, तो vo जो लगभग एल के बराबर है, और यूओ जो है वो एफओ के बराबर है. यूओ जो है, हाँ, यूओ जो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव, हाँ, एफओ के बराबर होता है करीब करीब. ठीक है, तो वहां पे एफओ बाय एफ. तो तुम्हें देखने से लग रहा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ट्यूब लेंथ पर डिपेंड कर रहा है. ट्यूब लेंथ डबल करोगे मैग्नीफाइंग पावर डबल हो जाएगा. ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है. और एफओ बाय एफ, तो एल दे देगा तुमको, और एफओ और एफ. जितना एफओ कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा. एफ जितना कम भाई इन्वर्सली है दोनों. एग्जाम में पूछ देगा. और डी तो फिक्स ही है. तो क्वेश्चन में मान लो ट्यूब लेंथ दे दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया, आईपीएस का फोकल लेंथ दे दिया. अब बोला चलो इसका मैग्नीफाइंग पावर बताओ. तो डी तो 25 सेंटीमीटर रख ही दोगे, वेल पुट करो, आंसर निकाल दोगे. माइनस उसका चक्कर मत करना, प्लस में आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? फार्मूला आ गया. मेन फॉर्मूला एग्जाम में तुमको वहां तक करना है. ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं. ठीक है, ये हो गया नियर पॉइंट, सॉरी नॉर्मल पॉइंट एडजस्टमेंट, मिनिमम मैग्नीफिकेशन. अब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या करोगे? बस यहाँ पर कहा था डी बाई एफ ही था ना, उसमें खाली 1 प्लस डी बाई एफ कर देंगे. हाँ बस वही तो बोला, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कहानी पर यहाँ चिपका देंगे. ट्यूब लेंथ को हटाओ यार, इसका कोई जरूरत नहीं है. वैसे चलो रहने दो, हटाओ, टेंशन नहीं. वो आगे लिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं थी. कोई बात नहीं है, हटाओ. ओके गाइस, गाइस गाइस बेल, गाइस बेल, गाइस गुस्से में है, गाइस गुस्से में है. कोई बात नहीं, आ जाइए, हम गुस्सा को शांत कर देते हैं आपका. आ जाइए. नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोमी लिखेंगे, माइनस बी बाई यू और 1 प्लस डी बाई एफ. खत्म. अब बस खाली ये कि वीओ की जगह एल लिख देंगे और यू की जगह एफ लिख देंगे. यू कौन है? देखो यू को देख लो. वीओ को तो एलओ समझ में आ गया था, वीओ को एलओ लिख दिया. मैंने बोला वीओ जो है एलओ के बराबर, एल के बराबर है. वीओ जो है वो एल के बराबर, और जो यूओ है वो एफओ के बराबर. नहीं कि ये काफी करीब होता है इसके, इसलिए मैंने यूओ को एफ लिख दिया. कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर हो गया? मोमी 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 मोमी, आजा मोमी को हो गया. और ये बात है एग्जाम में तुमको कहां तक लिखना है? एग्जाम में यहाँ तक लिखना है, बस यहाँ तक पूरा कंप्लीट. आई फॉर्मूला याद रखना है, एलओ बाय एफओ. एलओ बाय एफओ याद आएगा, और वहां पर डी बाय एफ. ओके, एलओ बाय एफओ डी बाय एफ, ये मैक्सिमम का मिनिमम का. ठीक है, अभी
कंट्रोल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, ट्यूब लेंथ बोल दो, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, एफई फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सब कुछ हो गया। ये टोटल ट्यूब लेंथ का वैल्यू रख करके ये दो, ये 1/u कहां से आ गया? वो जो 1/x लिखे थे वहां पे फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप में, याद करो याद करो याद करो। या मैंने x की जगह df बाय d प्लस f है ना, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने कर। ओह माय गॉड, काटे कितना गंदा हम, कितना गंदा काटे हम। ठीक है गाइस, तो भाई हमने क्या किया कि इस यूई का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया DFE बाय FE। FE इसलिए लिखा आईपीस के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पर आईपीस की तरह, आईपीस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का भी करता है, ये निकाल दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। बोथ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस मस्ट हैव शॉर्ट फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होने के लिए, बट आईपीस की फोकल लेंथ जो है थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होती है, ये याद रखना, कंपैरिजन करने के लिए पूछ दिया तो याद रहेगा। अब लास्ट टॉपिक है, मैंने कहा उसका देख लो, ये शॉर्ट टाइम में आएगा एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करते हैं। तो अभी फॉर्मूला का पढ़े बता, तो कभी तुमको पूछे तो फॉर्मूला का पढ़े बता, तो तुम देखते हैं कौन को याद है, बहुत बोलती हो ना, बताओ क्या पढ़े फॉर्मूला, बताओ बताओ बताओ। मैग्नीफाइंग पावर का नियर वाला बोलो, मिनिमम 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 वाला बोलो, मिनिमम मिनिमम बोलो, मिनिमम बोलो, माइनस डी बाय माइनस भी बाई यू, भी ओ बाई यू बोला नहीं, भी की जो एल ओ करते हैं एल बाई एफ ओ, एल ओ बाई एफ ओ और डी बाई एफ ई, ये हो गया मैक्सिमम का होता, मैक्सिमम का, वाह, माइनस एल बाई एफ ओ इनटू 1 प्लस माइनस बाय एल बाय एफ ओ लिख दो, बस खाली 1 प्लस डी बाई एफ ई कर दो, खत्म, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। तो इसको देख के क्या लग रहा है, वो मैग्निफिकेशन पावर जो एल पर डिपेंड करता है और एफ ओ और एफ ई पर डिपेंड करता है, एफ ओ और एफ ई पर डिपेंड करता है, खत्म, टट्टा बाय बाय, लिख दिया। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जितना कम फोकल लेंथ होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस और ट्यूब लेंथ पर डिपेंड करता है, ट्यूब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यार बता ही दिया, इट इज प्रोड्यूसेस वेरी हाई मैग्निफिकेशन, दो लेंस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बेटर रेजोल्यूशन, ओके। इट कैन ऑब्जर्व एक्सट्रीमली ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी वस्तु को देख सकते हैं, ओके। लिमिटेशन खराबी इसमें क्या है कि ये उल्टा बना के दिखाता है, मान लो कोई को हमको देखना है उसको सीधा पार्ट वो दिखाई दिखा उल्टा, कैसे काम करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को उल्टा करना पड़ेगा, वो दिखाएगा उल्टा ही ना, तो उसमें तुमको ऑब्जेक्टिव को उल्टा रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन है। उल्टा इतना छोटा चीज कैसे पता चलेगा उल्टा कौन है, पिछवाड़ा कौन है, अगवाड़ा कौन है, इसका बताओ, इसका मुंह कौन है, पैर कौन है। इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनली मैंने बोला था फाइनल इमेज का इन्वर्टेड है बट वर्चुअल है लेंस के सामने बना था। स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन जो था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ओके। न्यूमेरिकल अगर पूछा था, न्यूमेरिकल में क्या देता है जानते हो, न्यूमेरिकल में क्या देते हो, न्यूमेरिकल में अब बोल देगा क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब बोलेगा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, आज बोले इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, ओके, तभी लगाओगे। और नॉर्मल फॉर्मूला के केस में तुमको जनरल फॉर्मूला के केस में बात करना है, तो जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला ये है, यह बोआ जनरल फॉर्मूला ये है, h डैश बाय h d बाय u, ठीक है। तो u निकालना पड़ेगा, इमेज डैश, अगर तुमको इमेज दे देगा कि इमेज यहाँ बन रहा है तो तुम u वहां से निकालो, फोकल लेंथ दिया रहेगा आराम से फॉर्मूला लगा के लेंस के लिए। ये किसके लिए है, ये है तुम्हारा आईपीस के लिए, किसके लिए, ओके। चलो मैं स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ सबको, चलो कहाँ से स्टार्ट किया था आज, बहुत गजब पढ़ाई हो गया तुम लोग आज। अगला क्लास टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप पढ़ा के खत्म कर दो, टेलीस्कोप के बाद क्या होगा देखो, टेलीस्कोप तुम बहुत मजेदार रहता हो, एकदम सेम है टेलीस्कोप, एकदम सेम है, देखो टेलीस्कोप दो तरह का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ओके, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियो साहब का नाम सुनी होगी, गैलीलियो साहब टेलीस्कोप को खोज किए थे, तो इसको बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीली साहब ने बनाया था। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है इसमें, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, देख लो। इसका भी डायग्राम वैसा ही बनेगा, तो थोड़ा सा इसमें उल्टा है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आईपीस छोटा है, ये तुम लोगों को लिखवाएंगे अगले क्लास, समझाएंगे सब पूरा, न्यूमेरिकल भी अगले क्लास में हम करवा देंगे, टेक डोंट वरी, ये डायग्राम से बनाएंगे। इसमें भी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और फाइनल पॉइंट एडजस्टमेंट, ओके। यहाँ एफ ओ बाय एफ ई पढ़ेंगे, एग्जाम में आता है क्या बार, ठीक है गाइस, सब कुछ सेम है, मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फंडा एकदम सेम, यहाँ वहाँ पर पढ़ते डी बाय एफ ना, यहाँ पर एफ ई बाय डी आ जाता है, उल्टा हो जाता है बस, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ओके। इसका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है एकदम सेम, इसमें 3 लेंस इस्तेमाल होता है, कितना लेंस इस्तेमाल होता है, हाँ, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सब लिखे हुए हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उसका कैसेग्रेन टेलीस्कोप है, ठीक है, सब आएगा, चिंता नहीं करो। तो आज पहले लिख लो, तो अगले क्लास में इसको हम करेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया आज बता दो, विजुअल एंगल से, विजुअल एंगल से ना, चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, तो गिनिए तो पहले, गिनो ना, मिलाओ ना खाली, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लिखना ही नहीं है, 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, यहाँ तक है। 18 आगे भी है, 18। ये रिकैप कर दिया फॉर्मूला को, ठीक है। अभी जो है वो टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे। टेलीस्कोप लॉन्ग टाइप का आता है। टेलीस्कोप दो तरह का पढ़ना है। अच्छा जी, टेलीस्कोप है। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। एक और है गैलीलियन टेलीस्कोप, जो गैलीलियो साहब ने बनाया था। बट अपने सिलेबस में जो ज्यादातर एग्जाम में जो आएगा, बाकी एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल कौन बनाया है? कोई बनाया हो, बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी जो है गैलीलियन टेलीस्कोप जो है, ये हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ओके, लेकिन है, थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ लेंगे सबको एक साथ। तो पहले बताओ टेलीस्कोप है क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप, उससे छोटी छोटी चीजों को देखा जा सकता है ना, मैग्नीफाई करके। बट टेलीस्कोप का काम क्या है? हिंदी में दूर का लिखा हुआ, दूरदर्शक या दूरबीन बोलते हैं आसान भाषा में, बोलते हो ना दूरबीन। क्या होता है ये टेलीस्कोप, बताओ क्या काम है इसका? दूर की वस्तु को देखने के लिए। जैसे दूर की वस्तु कहाँ का? एक खिड़की से दूसरी खिड़की। ना ना, जैसे कि आसमान में आसमान में जो तारे हैं, प्लैनेट हैं, गैलेक्सीज हैं, ओके, तो वो आकाश की चीजों को देखने के लिए, आकाश की पिंड वस्तुओं को देखने के लिए, जिसको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, हेवनलीज बॉडी। कौन बॉडी? हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडी को देखने के लिए, यानी स्टार को, गैलेक्सी को, प्लैनेट को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नाम है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का वर्ड ही आता है खगोलीय, यानी कि आकाश में जो पिंड मौजूद है आसमान में, उसको देखने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है बहुत दूर की वस्तु और भी आकाश में मौजूद उसको देखने के लिए। लिखा भी हुआ टेलीस्कोप। Telescope is an optical instrument which is used to viewing the distant large heavenly bodies like stars, planets। और उसमें भी सुनना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। कौन स्कोप है? जिसको स्थलीय दूरबीन कहते हैं। जो अगर मान लो कि पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर दूर चीज को देखना है, जैसे पहाड़ों को देखना है, या मान लो किसी चीज को देखना, दूर की चीजों को, इंसान को देखना है, कोई एनिमी को, दुश्मन को देखना है, दूर की चीजों को, तो ऑब्जर्व करने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और गैलीलियल टेलीस्कोप भी भाई हेवनलीज बॉडी को, हेवनली बॉडीज को देखने में काम में आता है, यानी कि आकाश में जो मौजूद है आसमान में, उसको देखने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी वही काम है और गैलीलियन टेलीस्कोप का वही काम है, ओके। अब ध्यान सुनो, बता रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? जिस स्टाइल में तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है ना, उसी स्टाइल में। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले थोड़ा न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बताओ? हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या पढ़े थे? दो केस पढ़े थे, याद है? मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या था? जब इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट माइनस एल डी बाई एफ ओ बाई एफ ई, माइनस जस्ट बताता है कि इमेज जो फाइनल इमेज जो बना था वो रियल बना था, सॉरी इन्वर्टेड बना था, इन्वर्टेड वर्चुअल, याद है? वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, यानी कि लार्ज। तो माइनस ये बता रहा है कि इमेज जो है कैसा है? इन्वर्टेड है, ठीक है। इसलिए तब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस माइनस का हमको कोई लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम डी की जगह -25 रखोगे तो माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस ही लेना है वैल्यू, ठीक है। मैंने लिखा भी था कि मैग्नीफाइंग पावर को प्लस ही लेकर चलना है, बट माइनस जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो है वो फाइनल इमेज इन्वर्टेड बना है। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, मैग्नीफाइंग पावर। और ये तुम्हारा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, जब अब इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बना था, ओके। अच्छा, इस बात को दूसरे शब्दों में बोल सकता है, ये बोल दे कि बोले कि इमेज इस तरह बना है कि उसको रिलैक्स देखा जा रहा है, आंख जो है उसके इसमें मोस्ट रिलैक्स है, तो समझ जाओ वो मिनिमम मैग्निफिकेशन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अगर बोले कि आंख में स्ट्रेस है, ओके, तो समझ जाओ कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। अब इसमें एक चीज समझाता हूँ, बहुत ईजी है। इसमें फॉर्मूला में देखो एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ तो हो गया ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, आईपीस फोकल लेंथ, डी तो 25 सेंटीमीटर होता ही है, एल दिया रहेगा ट्यूब लेंथ, आंसर पुट कर लेंगे, खत्म, ओके। इसमें भी वही बात है। अब इसमें सवाल देख लेते हैं पहले। और जस्ट फॉर्मूला इसमें उल्टा हो जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में जस्ट उल्टा हो जाता है, टेलीस्कोप में, यानी कि जो डी बाई एफ ई है ना, डी बाई एफ ई है ना, ये एफ ई बाई डी हो जाता है, उल्टा हो जाता है, माने पलट जाता है, ओके। हाँ, एल नहीं, एल तो रहेगा, एल की बात आगे करेंगे, एल तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, एल में प्रॉब्लम है, देख लेते हैं, ओके। माने जब हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें एल डी आता ही नहीं है, बस एफ ई जो दिखाई दे रहा है, एफ ओ ऊपर चला जाता है, एफ नीचे आता है इसमें, और यहाँ उल्टा होता है, ठीक है। देख लेते हैं दोनों बड़े। अभी न्यूमेरिकल में क्या किया है, दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 3 न्यूमेरिकल हम रखे हुए हैं यहाँ पे, देख लो। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। जानते हो न्यूमेरिकल भी 5 नंबर में आ जाता है। कभी कभी क्या करता है कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, 2 पढ़ना दिया, ए और बी,
ए में दे दिया थ्योरी पढ़ा कि बोला कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ओके ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद डायग्राम लेवल डायग्राम बोल देगा। और दूसरा में बी भी दे देगा एक न्यूमेरिकल बोलेगा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में नंबर कभी नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा हुआ केवल न्यूमेरिकल पूछ दिया 5 नंबर में 5 मार्क्स में ऐसा ही, और उसमें कोई टाइम नहीं लगता, उसमें ना डायग्राम है ना कुछ है, सीधे न्यूमेरिकल 4-5 लाइन में बन जाता है, खाली फार्मूला तुमको ढंग से लिखना है। तो बनाने का तरीका सिखाता हूँ कैसे बनता है, नंबर आता है। देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या पहले सबसे पहले लिखोगी गिवन क्या चीज, फार्मूला हम लोग क्या जानते हो, पहले फार्मूला क्या जानते हैं, चूंकि क्वेश्चन बोला है फॉर्म दैट इन नियर पॉइंट, अभी पढ़ के आए हो कि फार्मूला जो होगा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू l अपॉन fo 1 प्लस d बाई fe है ना, fe नीचे ही होगा, ठीक है। नियर पॉइंट बोल रहा है, फार पॉइंट बोलता तो ये खाली l d बटा fo बाई fe ओके। तो यहाँ पर क्या क्या चीज गिवन है, तो देखो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे दिया 1 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर, और ट्यूब लेंथ दे दिया 15 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दो चुपचाप, और ये लिखने का एक नंबर मिलता है एग्जाम में, इसको लिखने का एक नंबर गिवन लिखने का, और एक नंबर फार्मूला का मिलता है, फार्मूला लिखने का, ठीक है, एक नंबर फार्मूला का मिलता है ऐसा करके। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम एसबीसी वाले बच्चों को भी, अभी बोर्ड वाला एग्जाम बच्चे को भी ओके, और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे तो टोटल मिलेगा नंबर उसका भी ओके। तो देखो एल का वैल्यू कितना दिया हुआ था, माइनस नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो अपना प्लस हमको वैल्यू लेना है प्लस में, ठीक है, मोड़ लेना है, हटा दो इसको, इसकी जरूरत नहीं है। बताओ एल का वैल्यू बता दो 15, एफओ का वैल्यू कितना 1, और 1 डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता ही है, और एफ का वैल्यू 5 है, काट दो आंसर आ जाएगा 15, 1 प्लस 5 पंजे 25 हो गया, 15 छक्के 90, 90 टाइम्स आया, इसको 90x लिखोगे, क्या लिखोगे 90 टाइम्स ऐसे ऐसे, ठीक है, मैग्नीफिकेशन 90 टाइम्स, x नो भी लिखो चलेगा 90 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ये बहुत ईजी है, एग्जाम में आ गया। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ इज, अब तुमको याद होगा मैंने बताया था कि दोनों का फोकल लेंथ कम ही होना चाहिए, तभी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला में इस केस में देखो इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैक्स मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन गिवन लिखो, गिवन एफ ओ कितना दिया ऑब्जेक्टिव लेंथ बता दो 2 सेंटीमीटर, एफ ई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, और पहले फार्मूला लिखो, पहले मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखोगे एल डी बाय एफ ओ इंटू एफ ई। देखो जितना फार्मूला को देख के तुम ध्यान देना, एग्जाम में आता है। अच्छा कुछ ना बोले, अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का एक स्टैंडर्ड होता है कि कभी कभी नहीं बोलता है ना नियर पॉइंट ना फार पॉइंट, और न्यूमेरिकल दे दिया 5 में, तो दोनों केस करके बना देना ओके। बाकी न्यूमेरिकल अगर रहेगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो मोस्ट ऑफ द केस टाइम देखा गया कि वो नॉर्मल एडजस्टमेंट ही बनाना होता है ओके। हाँ इन्फिनिटी वाला केस ही बनाना होता है, नॉर्मल केस है, ठीक है, जनरली कुछ ना समझता है। अभी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ट्यूब लेंथ बढ़ा दिया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फर्क पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग ट्यूब लेंथ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज, ठीक है, डबल करो तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करो तो ट्रिपल हो पड़ेगा, और दोनों का फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, ये बता ही दिए थे कि किस पर डिपेंड करता है ओके। और डी तो चलो फिक्स वैल्यू है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन अगर करना हो, मैंने बोला था कि एफओ और एफई में आपस में अगर कंपैरिजन करना हो तो आईपीएस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, तुम एग्जांपल भी देख लो कहीं भी, जितना एग्जांपल ही सब में ओके, तो ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, एक फॉर्मूला, अब वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, चलो तो वैल्यू पुट कर दो, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 है, डी का वैल्यू 25, और एफओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और ये कितना 10, कैंसिल, दो कर दें, 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर नहीं 25x, 25 टाइम्स, x नो भी लिखो तो कम, टाइम्स हो गया, कुछ है ही नहीं, कितना आसान है। तीसरा, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, वही सब बताओ क्या वाला सॉल्यूशन, देखो देखो तो क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, FO is equal to 1 सेंटीमीटर, FE is equal to 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर दे दिया 60x ओके। अब बोला ट्यूब लेंथ निकालो, निकालना है, अब बोला है कि इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट, फॉर्मूला लगा देंगे, ना कुछ बोलता तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लेकर चलता है, बट यहाँ फॉर्मूला बता पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला,
एफ ओ बाय एफ ई, है ना, सॉरी गाइस, सॉरी, एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना। वैल्यू पुट कर दो, एम का वैल्यू 60 दिया हुआ है, एल का वैल्यू निकालना है, एफ ओ का वैल्यू 1 है, 1 प्लस डी का वैल्यू 25, एफ ई का वैल्यू 5 है। हाँ, काट दो, 6 हो जाएगा, 6 से काट दो तो एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 6 हो जाएगा ना, 6 दाएं 60, 10 सेंटीमीटर एल का वैल्यू आ गया। कितना आसान है, समझिए बात को। तो एक न्यूमेरिकल रख दिया कि सिंपल न्यूमेरिकल से थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। माइनस लगाने की जरूरत नहीं न्यूमेरिकल में, ओके, बस ऑब्जेक्टिव में। लेकिन फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में, तो माइनस के साथ ही रहना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन में माइनस भी रहेगा प्लस भी रहेगा, तो आंसर माइनस लगाओगे, क्योंकि माइनस का मतलब ही यही है कि इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तुम बैक्टीरिया को उल्टा भी देख रहे हो तो कोई फर्क, ऐसे दो, जैसे मान लो कि बैक्टीरिया ऐसा दिखाई दे रहा है तुमको, बैक्टीरिया ऐसे दिखेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, तो तुम चांद को उल्टा ही देख लोगे, चांद ऐसे था ऐसे उल्टा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, प्लेनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें भी। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करेंगे, जब जमीन की चीजों को देखना होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि अगर जमीन पर मान लो कोई दुश्मन को देखना है, दूसरे देश का दुश्मन है, और उसको देखना उल्टा दिखाई दे रहा था, समझ नहीं कि कैसे कौन है, नहीं है, आदमी है कि कौन है, जानवर है, समझ, तो उसको सीधा दिखाने के लिए उसमें एक मॉडिफाई किया जाता है, उसमें 3 लेंस इस्तेमाल होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। उसमें एक इरेक्टिंग लेंस होता है, जो उल्टा इमेज बनता है ना, उसको सीधा करके दिखाता है, ये कहानी इसमें चलती है, उसको इरेक्टिंग लेंस कहा जाता है बीच में लगता है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के अलावा भी एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक लेंस एक्स्ट्रा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस, रीजन यही है, आगे समझेंगे, ओके, मजेदार है टॉपिक, ओके, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेलीस्कोप की। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्या चीज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको खगोलीय दूरबीन कहा जाता है, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग आसमान में जो स्टार मौजूद है, गैलेक्सीज मौजूद है, मून है, प्लैनेट है, इनको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डेफिनेशन लिख दो पहले। इट इज, जैसे मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखा है ना, पॉइंट बाय पॉइंट करके, उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन के, इसमें दो लेंस होता है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस था और आईपीएस लेंस था, बट ऑब्जेक्टिव लेंस वहां पर छोटा था, स्मॉल एपर्चर, तो वहां पर स्मॉल एपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस था और लार्ज एपर्चर का आईपीएस था। यहाँ पर उल्टा है, ऑब्जेक्टिव जो है लार्ज एपर्चर का है, आईपीस स्मॉल एपर्चर का है। सर क्यों, पूछो क्यों। देखो बहुत दूर की वस्तु को देखना है, अब बहुत दूर से जो लाइट रेज आ रही होंगी बहुत कम आएंगी, अगर छोटा ही लेंस लोगे, लाइट रे तो पड़ना है इस पे ना, तो कोशिश करेंगे कि लेंस बड़ा रखे तब ना ज्यादा लाइट रे को इस पे कैप्चर करेगा, ये ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा, ज्यादा लाइट को ले पाएगा। अदरवाइज अगर छोटका ही रख दोगे ये, तो ज्यादा लाइट इस पे पड़ भी नहीं करेगा, तो फिर इमेज ब्राइट नहीं बन पाएगा। तो मकसद यही है। और उसके बाद बताओ, मैंने तुमको बताया कि वहां पर दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, फॉर्मूला में नीचे में एफ ओ एफ ई नीचे में, याद है ना, एफ ओ एफ ई नीचे में, तो उसका जितना कम रहेगा मैग्नीफाइंग पावर उतना में ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जब फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका मैग्नीफाइंग पावर आता है एफ ओ बाई एफ ई, ऊपर एफ ओ आता है नीचे एफ ई आता है, समझिए। तो ऊपर एफ ओ आता है यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, मैंने अपर्चर भी ज्यादा होना चाहिए और फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, और इसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा करने के लिए। अभी पढ़ेंगे, ये बहुत पॉपुलर है, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ बाई एफ ई होता है, एफ ओ बाई एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट में। अब बाकी जो है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट होगा तो एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस, यहाँ पर डी बाई एफ ई पड़ेगा ना, वहाँ पर एफ ई बाई डी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस लॉजिक से याद रखोगे तो फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, ठीक है, बता दिया। तो उसी स्टाइल में तुम लिख लोगे, हम यहाँ पर लिखे हुए ऐसे, सबका प्रिंसिपल लिखना होगा ना, प्रिंसिपल वही है कि चीजों वस्तुओं के साइज को बढ़ाना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन को बड़ा करना है। इट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, इतना ही बोल सकते हो, काम चल जाएगा। बाकी इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। वैसे टेलीस्कोप एक और टाइप का होता है जिसमें रिफ्लेक्शन वाला भी होता है, मिरर भी इस्तेमाल होता है, आगे बात करेंगे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए इसका नाम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, लिखा भी होगा कहीं। तो इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी लिख सकते हो। अच्छा, इट इज हाँ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लिखा हुआ है, ठीक है। Construction में it consists two convex lens which are joined coaxially. One of the lens of large aperture is placed at the object side, is called objective lens. सेम कहानी है, लिखा हुआ है, इसको अपने स्टाइल में जैसे मैंने बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखा है वैसे लिख सकते हो। ऑलरेडी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, कहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने लिखने का तरीका सिखा दिया। अदर लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर इज प्लेस्ड एट द आई साइड, इज कॉल्ड आईपीस लेंस। तो आई साइड की तरफ आईपीस लेंस से छोटा होगा, लेकिन फोकल लेंथ भी कम होगा, उसका अपर्चर भी छोटा, हाँ, और ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर भी बड़ा, फोकल लेंथ भी, बट वहां पर दोनों का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, नीचे बट्टा में आता ना, हाँ। लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा वहां पे आईपीस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा था और आईपीस का अपर्चर
बड़ा था, और आईपीएस का बड़ा था अपर्चर तो फोकल लेंथ भी बड़ा था, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए बोले थे, है ना। तो याद आना चाहिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। वर्किंग, तो वर्किंग में भाई देख लो डायग्राम, देख लो मेन डायग्राम है जो है सो डायग्राम है। तो चूंकि दूर से वस्तु अब इमेज लाइट रे आएंगे बहुत दूर से, तो दूर से आएंगे यानी कि आकाश से आएंगे तो बहुत दूर से लाइट आने वाली रेज पैरेलल होंगी, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है। अब पैरेलल लाइट रेज फोकस पे कन्वर्ट करेंगे, इसके फोकस पे कन्वर्ट करेंगे, इसके फोकस पे, ये किसका फोकस है, इसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बोलेंगे एफओ, ये फोकस है एफओ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ये फोकस है, अब इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, जो कि इंटरमीडिएट इमेज है, ओके, फाइनल इमेज नहीं है, वो इसके आईपीएस के बोलो हाँ ऑब्जेक्ट का काम करे, और वो इसके फोकल लेंथ के बीच में आ जाए, ताकि ये रियल वर्चुअल और इसका बड़ा इमेज बना सके। तो बीच में आ गया एफ ई, देखो एफ ई जो है इसका फोकस है, और वो बना दिया बड़ा इमेज, और चूंकि लेंस के सामने बनाया है तो ये इन्वर्टेड इमेज है, फाइनल इमेज भी इन्वर्टेड है, ठीक है। वही कहानी जो कहानी है। अब सुनो एक चीज, अगर इसका चूंकि वहां पर ट्यूबलेंथ, अगर यहाँ पर ट्यूबलेंथ की बात करेंगे तो ये एफओ है, ये एफ ई है, बोलो ना, तो ये दोनों तो करीबी काफी सटा होता है, तो एफओ अगर ट्यूबलेंथ निकालो तो यहाँ से एफओ प्लस एफ को जोड़ दोगे तो एफओ प्लस एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ताकि दोनों फोकस पे ही बनेगा इमेज ना। तो जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करो तो ट्यूबलेंथ निकालना होगा तो एफओ प्लस एफ ई करोगे, एग्जाम में पूछा हुआ है, ट्यूबलेंथ एफओ प्लस एफ ई, और मैग्नीफाइंग पावर होता है एफओ बाय एफ ई डिवाइड, अभी ड्राइव कर देता हूँ, ठीक है। और इस केस में चूंकि यूई जो है, मान लो यूई एफओ प्लस यूई, ओके, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट यूई जोड़ना पड़ता है, यूई निकालने के लिए हम लोग, ओके, डी बाय एफ ई, याद है, डी इंटू एफ ई बटा डी प्लस एफ ई निकालना सिखाया था, वो सिखा देता हूँ, सेम चीज है, नथिंग चेंज एट ऑल। मैग्नीफाइंग पावर एफओ बाय यूई आया, याद है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आया था डी बटा यूई, सिंपल माइक्रोस्कोप में आया था डी बाई यू, अब बस यू को निकाले थे हम लोग, बस नॉर्मल एडजस्टमेंट यू जो है वो एफ के बराबर हो गया था, याद है नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो चूंकि यूई जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, तो यूई एफ के बराबर, खत्म। माइनस का ये मतलब हुआ, माइनस का ये मतलब हुआ कि फाइनल इमेज जो है वो कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और अंतर तुम कंपैरिजन कर सकते हो, बता ही देता हूँ, भूल गए थे, कि जो दूर से बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसका इमेज छोटा ही बनेगा, फोकस में छोटा ही इमेज बनेगा, लेकिन बड़ा करने का काम किसका है, आईपीएस लेंस स्टिल बिहेव्स एज अ सिंपल, हाँ मैग्नीफाइंग लेंस, दैट मींस सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी भी इसमें भी भाई सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, यस, ठीक है। ट्यूब लेंथ इसमें एफओ में एफ जोड़ दोगे, सीधे सीधे एफओ में एफ जोड़ दोगे, तो देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे कभी कुछ ना पूछे, ये एग्जाम में, ये जो है बोर्ड एग्जाम में 75 बार पूछा हुआ है, मतलब बहुत बार, 75 बार बोलने का मतलब मेनी टाइम, ओके। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि बताओ टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं बोल रहा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा था, एफओ बाय एफ, और एफओ ये बता, नेगेटिव ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, और एफओ का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफओ और एफ दोनों बट्टा में आया था, दोनों जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, बट इसमें ऊपर में आया एफओ, एफओ ऊपर में आया है, इसमें एफओ, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा, ओके, उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, और आईपीएस का फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, तो यानी कि ये इसके इनवर्सली है, उसका डायरेक्टली है, तो इसको याद हो फूफी, क्या याद होगी, हाँ फूफी, एफओ एफी फूफी, फूफी, यार फूफी ना फूफी, ठीक है। और यहाँ पे बता ही दिया है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होता है वो आईपीएस से ज्यादा होता है, और वहां पर आईपीएस का ज्यादा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। should have high focal length and eyepiece should have low focal length, सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, और ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में बस खाली यहाँ पे वही काम करेंगे, x इक्वल टू डी एफ यू बाई डी एफ ई और यू प्लस एफ कर देंगे, ओके, देख रहे हो, है ना, देखो, तो ये फॉर्मूला हो गया, देखो यह माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी आ गया, यहाँ पे 1 प्लस एफ ई बाई डी आ गया, फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया सेम जो वहाँ पर डेरिवेशन कहते हैं, ओके। तो वहाँ पर आया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या, छोड़ दो उसको तुम, डी बाई एफ ई था, और ये क्या है एफ ई बाई, दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपैरिजन देख लो तो समझ आएगा, देखो यार डी बाई एफ ई है, अब यहाँ पर कितना है बताओ, एफ ई बाई डी है, बस यहाँ पर एल बाई, यहाँ पर वहाँ पर पढ़ते कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पर एल बाई एफ ओ, बट यहाँ पर एफ ओ बाई एफ ई उल्टा हो गया है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेलीस्कोप भी हमने क्या कर दिया कंप्लीट, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा तुमको लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, प्लेस्ड एट ऑब्जेक्ट साइड, कलेक्ट्स मैक्सिमम लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओके, आईपीएस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ, प्लेस्ड एट आई साइड, मैग्नीफाइज द इंटरमीडिएट इमेज, सारी बातें यहाँ फॉर्मूला में एक जगह लिख दिया, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ ये वाला महाराज, ये है, ठीक है।
ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लो, बताओ न्यूमेरिकल में क्या होगा, खुद से बताओ, बताओ। पहले लिखते हैं गिवन, टेलीस्कोप की बात हो रही है, जी तो बताओ क्या क्या चीजें, बताओ क्या क्या दिया, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना दे दिया, FO एफ कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर, और देखो FE दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, एफ ई हो गया 5 सेंटीमीटर, तो गारंटी के एफओ की वैल्यू ज्यादा हो गया ना। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ, नॉर्मल एडजस्टमेंट, कुछ नहीं बोलता तो नॉर्मल एडजस्टमेंट ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। तुम लोग सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। करें 100/5 हो जाएगा। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग, ये एफओ मैग्नीफाइंग पावर बोला है, तो बहुत आसान है, बताओ क्या कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पड़ा एफ ओ बाई एफ ई, इसका 20 आया था। हाँ तो 100/5, ये 20 हो गया आंसर इसका, यूनिट नहीं होता इसका, ठीक है। और ट्यूब लेंथ निकालना तो एफ ओ में एफ ई जोड़ दो, बस खाली मोड लगा देना, नेगेटिव मत लेना, तो 100 + 5 यानी कि हो गया 105 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्या बोला है कुछ में, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है ना, तो सॉल्यूशन देखो क्या क्या गिवन है पहले बताओ। फोकल लेंथ कितना दे दिया, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ गिवन, एफ ओ इक्वल टू कितना दिया 120 सेंटीमीटर, और एफ ई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बोला फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो क्या पड़े फॉर्मूला पड़े बताओ, बताओ क्या पड़े, माइनस एफ ओ बाई एफ ई, माइनस बताओ, माइनस की जरूरत नहीं है, एफ ओ बाई एफ ई 1 + एफ ई बाई टी, यही है ना, तो एफ ओ का वैल्यू कितना है गाइस 120, 5 1 + एफ ई का वैल्यू बोलो 5/25, 5 चौके 24 पंचे करते हैं, 24 हुआ, ये 5 पंचे करते हैं 1/5, 1/5 यानी कि आंसर हो गया 6/5 है ना, 6/5, तो 5 से काट दो, ये 24 छक्के 144, 144 को 5 से काट दो, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 × 8 = 40, 5 × 20, इतना आंसर आएगा 28.4, ठीक है। और इसमें ट्यूब लेंथ भी निकाला ना, तो ट्यूब लेंथ इसमें निकाल सिखाया था मैंने कितना, ट्यूब लेंथ देख लो, ट्यूब लेंथ देख लो, देखो ट्यूब लेंथ कितना, देखो एफ ओ + यूई, पहले यूई निकाल लो इस फॉर्मूला से, ओके, इसमें नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, ठीक है, पहले यूई निकाल लो, यूई का पड़ेगा डी बाई एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, डी कितना है 25, एफ ई 5 है, 25 + 5, ठीक है, तो उनको हो गया 25, ऐसे नहीं दो बाद में कर लेंगे, काट लेंगे, 30, 5 × 30 कैंसिल हो गया, 25 बचा 6, 25 25/6 को 6 काटो, 6 4 जा हो गया, 6 4 जा 24.106106 और 6 इतना इतना आंसर आ गया, यू ही आया इतना, छोड़ना है इसको, डिवाइड में यू को छोड़ दो, 25/6 को ऐसे नहीं दो, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है कि ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ + यू ई, 1 + 20 या + 25/6, 4.16 है ना, तो 124.16 आ जाएगा आंसर, ट्यूब लेंथ सेंटीमीटर हो गया आंसर, खत्म, क्लियर हो गया। हाँ नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है, देखो ना ये देख लो डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर या फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब सुनो, अब है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये फिर से बोल रहा हूँ तुमको, बस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अच्छे से करके जाना है, लिख के लाना अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। अब देखो इस मैंने बोला ना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, सुनो सुनो ना इधर, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है कि जमीन पर कोई दूर की चीज को देखना है, ओके। अब उल्टा तो देख नहीं सकते उसमें, इसमें एक लेंस एक्स्ट्रा होता है, इसको बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीएस लेंस है, बट ये इरेक्टिंग लेंस है, इरेक्टिंग लेंस, ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूछेगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कितना लेंस होता है, सब में अभी तक तो बड़े 2 ही बोले, टेलीस्कोप में भी कंपाउंड, इसमें 3 है, तीनों कॉन्वेक्स है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2, और टेलीस्कोप में भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2 ना, 2, इसमें 3 है, टेरेस्ट्रियल में 3 है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ओके। और उसके बाद ये जो है ना, सुनो ना, ये जो फोकल लेंथ होती है, ये जो दूरी होती है, टोटल दूरी एफओ + एफई, अगर ट्यूब लेंथ की बात यहाँ करोगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो एफओ + एफई ये एफ2 इसका फोकल लेंथ होता है, इरेक्टिंग लेंस का फोकल लेंथ, तो ये टोटल 4f की दूरी पे होता है, तो टोटल जोड़ोगे ना तो एफओ + एफई + 4f, दिस इज द ट्यूब लेंथ मिला करके पूरा, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बस। और बाकी जो है तुमको इरेक्टिंग लेंस का काम क्या है कि जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है, तो ये उसको सीधा करके दिखा देगा, क्या कर देगा,
सीधा, ये इरेक्टिंग लेंस है, माने सीधा करके दिखाएगा, क्या कि तुम दूर की चीजों को, धरती की चीजों को देखना चाहते हो तो सीधा देखो तब ना समझ आएगा कौन है, इंसान है कि जानवर है कि क्या है। ओके, तो इरेक्ट करता है, फिर ये वापस ये उसको मैग्नीफाई करता है, आईपीएस लेंस। ठीक है, कहानी भाई ये सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ हाँ, पहले देखो, ठीक है। द terrestrial telescope is यहाँ लिखा हुआ है थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। या इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट अर्थली ऑब्जेक्ट्स, वो हेवनली ऑब्जेक्ट है ये, और हेवनली मतलब आकाश में है ये अर्थली ऑब्जेक्ट, लाइक बिल्डिंग, माउंटेन एटसेट्रा। इट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ओके, प्रिंसिपल वे इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इट इज बेस्ड ऑन द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भाई कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। एक इसमें इरेक्टिंग लेंस आ गया, कौन लेंस आ गया? इरेक्टिंग लेंस। और इरेक्टिंग लेंस को ऑक्सिलरी लेंस भी कहा जाता है, एंड आईपीस लेंस। इरेक्टिंग लेंस यूज्ड टू इरेक्ट द इमेज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। माने ओवरऑल ये इमेज जो फाइनल बनाएगा वो वर्चुअल ही बनाएगा। ठीक है, ओके, इरेक्ट बनाएगा, इरेक्ट सीधा, वर्चुअल तो इरेक्ट बनाएगा, सीधा बनाएगा। उसमें इन्वर्टर था, इसमें दोनों में इन्वर्टर था, ऐसे सीधा, जो सीधा बन गया इमेज। ये हाथ का डायग्राम है। ओके, बाकी इसको नोट करो ना करो चलेगा, खाली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को तो अच्छा से नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। एफ बाई यू, तो फॉर्मूला इसका प्लस में आएगा, इसका एफ बाई एफ ई आएगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आता है माइनस एफ बाई एफ ई, माइनस याद रखना है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनता है, और इसमें प्लस एफ बाई एफ ई आता है। इसका ट्यूब लेंस जो होता है एफ प्लस एफ ई 4 एफ ए। ओके, एक्सिलरी लेंस या इरेक्टिंग लेंस। ठीक है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ये फॉर्मूला हो जाता है, सेम फॉर्मूला है, 1 प्लस एफ ई बाई डी, सब कुछ सेम। ठीक है, सेम फॉर्मूला। सुनो बात नहीं करो। अब जो है गैलीलियन टेलीस्कोप है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए उसमें क्या, सुनना ए बाबू, गैलीलियन टेलीस्कोप में 2 लेंस होता है, ग्रैंड लेंस होता है, बट इसमें दोनों कॉन्वेक्स नहीं है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्टिव कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, और आईपीस जो तुम्हारा इस बार कॉनकेव है। हाँ, ये हमेशा वर्चुअल में जाना इसलिए। ठीक है, गैलीलियन ना, बस ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि इसमें दो लेंस है बट एक कॉनकेव है, आईपीस कॉनकेव है और ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कॉन्वेक्स है, सब में जैसे होता है। ठीक है, और इसमें एल जो है फोकल जो ट्यूब लेंथ होता है वो एफ में से एफ घटाना पड़ता है। ओके, एफ में से एफ घटाना पड़ता है, ये याद रखना है क्योंकि फोकल लेंथ से चला गया ना इसलिए। यस, देखो ना यहाँ पर जो है ये एल ट्यूब लेंथ यहाँ तक हुआ, ये एफ हुआ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ये हो गया तुमको आईपीस का फोकल लेंथ, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो एफ में से एफ घटा होगा तो एल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एस्ट्रोनॉमिकल में एफ में एफ जोड़ते हैं और इसमें एफ में एफ घटाना, बस यही है। ठीक है, लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है। अब फॉर्मूला बस, हाँ, ये सब फॉर्मूला से लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला दोनों, एफ बाई एफ है प्लस में, अब सब कुछ सेम ही है। ठीक है, डायग्राम बना के दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब है एग्जाम में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का क्या फायदा है। चूंकि देखो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें जो रिफ्रैक्शन पे आधारित है उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन आता है कि अलग अलग कलर का लाइट जो है अलग अलग पॉइंट पे फोकस करेगा तो इमेज ब्लर दिखेगा, तो ये एब्रेशन उसके अंदर कमी दिखाई देता है रिफ्रैक्शन के कारण। बट जब मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, मिरर इस्तेमाल कर लेते हैं टेलीस्कोप में, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। एग्जाम में पूछ दिया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ऑन ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो पहला बात तो ये सस्ता होता है, बड़ा से बड़ा बना सकते हैं इसको, और दूसरी बात ये कि इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, माने ये फ्री फ्रॉम होता है क्रोमेटिक एब्रेशन से। ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, इट इज फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एब्रेशन, इट इज यूज्ड टू इजी टू यूज, इट इज मोर इकोनॉमिकल, सस्ता होता है इसलिए। ठीक है, इसमें 2 टाइप है, एक है कैसेग्रेन टेलीस्कोप, एक है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें मिरर इस्तेमाल होता है, देखो मिरर, ये जो देख रहे हो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, देख रहे हो कॉन्वेक्स मिरर, फिर बाद में लेंस आईपीएस लेंस इस्तेमाल होता है बाद में, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 3 चीजें। फिर एक है न्यूटोनियन में दो, ये हो गया तुम्हारा कैसेग्रेन, क्या हो गया ये पूरा लिखा हुआ पढ़ लोगे, कैसेग्रेन। ठीक है, अरे समझे, हाँ लिख लेना टेलीस्कोप। और ये तुम्हारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है, इतना याद रखना। इसमें कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है और कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर बड़का वाला लार्ज एपर्चर का, जिसको तुम ऑब्जेक्टिव बोलोगे, ऑब्जेक्टिव मिरर है, पैराबोलिक मिरर है, कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक मिरर बोलो, और ये जो है तुम्हारा कॉन्वेक्स है। ओके, अब बाकी आईपीएस लेंस तो रहता ही है, उसमें कोई दिक्कत। और न्यूटोनियन में प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है कॉनकेव के साथ, कॉनकेव मिरर तो है ही, और प्लेन मिरर 45 डिग्री पे। ठीक है, एग्जाम में दिया हुआ, और आईपीएस लेंस तो रहेगा। ठीक है, आईपीएस यहाँ वो आईपीएस है। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पर एग्जाम में एक सुनना, एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आंसर में दिया हुआ भाई, दो ना, इसका पावर मैग्नीफाइंग पावर भी उतना ही है, एफओ बाय एफई। सुनो ना, एफओ बाय एफई। अब क्वेश्चन दो, द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इन इंडिया इन कावालूर, तमिलनाडु का एक जगह है, सुनना तमिलनाडु के एक जगह में कावालूर है, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कि सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप जो है इंडिया में तमिलनाडु में कावालूर में है, उसका नाम सुनो, क्या है सुनो,
जिसका साइज इट्स डायमीटर इज 2.34 मीटर, करीब करीब 2.5 मीटर लंबा है। अच्छा ठीक है, मैंने सबसे बड़का टेलीस्कोप जो अपने इंडिया में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो तमिलनाडु के कावालूर में है, एग्जाम में आ सकता है, जो कि लंबाई में कितना है 2. डायमीटर में 2.3 मीटर है, ओके, मोटाई में। द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पूरे वर्ल्ड में जो है वो हवाई है, जिसका नाम हवाई, जो यूएसए में मिलता है, उसका डायमीटर 10 मीटर है। अभी और भी कई जगह पे काम हो रहा है, बड़ा बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है उसका नाम वो कहाँ मिलता है, कावालूर में, तमिलनाडु में, ठीक है। उसका डायमीटर 2.34 मीटर है। और पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया आंसर में जो दिया होता है हवाई, जो कि यूएस में मिलता है, जिसका डायमीटर 10 मीटर है, ओके। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज फायदा समझाया ना, उसमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता, सस्ता होता है, बड़े से बड़े अपर्चर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कहानी है, तो ये है, हमने खत्म कर दिया है, ओके। इसमें कुछ क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा, नोट कर लोगे, कोई ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी मेन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आपको करना है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, बढ़िया से। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ, 1 2 3 4, सबसे अच्छा से ये डायग्राम बनाने वाला एग्जाम पर, ये डायग्राम बना लिया काम बन गया तुम्हारा। 5 यहाँ तक, 5 6 यहाँ तक लिखना एग्जाम में, ठीक है, वहाँ तक बस, वो एम तक, ठीक है, दोनों का एम लिख दो चलेगा, ठीक है। 7 ये तो एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, ओके चलो, एस्ट्रोनॉमिकल 8 9 10, ओके, 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, बस डन, दैट्स ऑल, रे ऑप्टिक्स हैज बीन फिनिश्ड।